हाँ, लेक्चर इज गेटिंग रिकॉर्ड। तो आप लोग मुझको बताएंगे कि एक काम करते हैं, अगर मैगजीन मैं लूँ तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, और मैं अगर नोट्स में से ले लूँ तो न्यूज़ मैं बता दूंगा, और आपके पास नोट्स भी मिल जाएंगे पीडीएफ फॉर्म में, मैं आपको दे दूंगा, और हमारा लेक्चर भी जल्दी से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, एंड यू विल गेट द आइडिया टू हाउ टू मेक द नोट्स अबाउट मैगजीन्स। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद दैट। हाँ, तो पहले मैगजीन के न्यूज़ इन शॉर्ट्स देख लेते हैं कि आज हमको पढ़ना क्या क्या है, उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, बिगर पिक्चर की तरफ या नोट्स की तरफ आते हैं। ठीक है, तो पॉलिटी एंड गवर्नेंस में आज हमको देखना है कास्ट सेंसस के बारे में। ठीक है, सो व्हाट इज द कास्ट सेंसस क्या है वो हम देखेंगे। लास्ट उसको कंडक्ट किया गया था 1931 में। उसके बाद इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल आता है वो गैम्बलिंग पे है। एक सेकेंड। हाँ, उसके बाद इंटरनेशनल गैम्बलिंग पे आते हैं। गैम्बलिंग में इंपॉर्टेंट ये है कि आपको पता ये होना चाहिए कि गैम्बलिंग को मैनेज कौन करता है, स्टेट या फिर सेंटर करता है। तो गैम्बलिंग इज अ स्टेट सेंटर सब्जेक्ट। उसके बाद आते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस पे। इंडिया और सोवियत यूनियन की जो हमारी रिलेशनशिप है उसको अभी 50 साल हो चुके हैं। रिलेशनशिप तो काफ़ी पुरानी है, लेकिन हमारी एक ट्रीटी हुई थी, इंडो सोवियत ट्रीटी। उसका भी थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेंगे कि एक्चुअल में हुआ क्या था उस टाइम पे। उसके बाद इंडो श्रीलंका के रिलेशन से कुछ, तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि एक आइलैंड है जो सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट बना हुआ है इंडिया और श्रीलंका के बीच में। उसका नाम है कच्छादीपू आइलैंड। ठीक है, एक ट्रीटी के थ्रू वो श्रीलंका को दिया तो जा चुका है, बट कुछ ऐसे उसके टर्म्स हैं जो दोनों भी साइड म्यूचुअली अग्रीड नहीं है। तो उस बारे में भी हम डिटेल देखेंगे। उसके बाद इकोनॉमी पे आते हैं। नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के बारे में पढ़ना है कि वो होता क्या है, और एसेट मोनेटाइजेशन किसको कहते हैं ये भी हमने देखना है। 7 ईयर्स ऑफ प्रधानमंत्री जनधन योजना, ये तो सबको पता है। जिन्होंने थोड़ा सा करंट अफेयर पढ़ा होगा उसको पता होगा कि जनधन योजना में नो मिनिमम अकाउंट बैलेंस खुलवाए गए थे लोगों के, और उसमें जो भी डायरेक्ट बेनिफिट ऑफ ट्रांसफर्स जो है, डीबीटी जिसको बोला जाता है, वो गवर्नमेंट के थ्रू किया जाता है, ये पीएमजेडीवाई के थ्रू। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं नियो बैंक्स किसको कहते हैं। जो हमारा जी पे एंड फोन पे, ठीक है, ये रेजर पे, ये जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ऑनलाइन पेमेंट के, इनको नियो बैंक्स कहा जा रहा है आजकल। ठीक है, और ये बहुत रेलेवेंट हो चुके हैं क्योंकि ज़्यादातर जो आम आदमी है बड़े सिटीज़ में ख़ास तौर से इसी के थ्रू पेमेंट्स कर रहे हैं। तो अभी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ गवर्नेंस। ठीक है, उसके बाद रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन, ये बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल टॉपिक चला है रिगार्डिंग इंडियन गवर्नेंस। तो इसके बारे में भी देखते हैं। अबोलिश तो किया जा चुका है, बट स्टिल यूपीएससी फिर पूछ सकता है कि ये क्या था। ठीक है, उसके बाद हमने देखना है कि प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन इन रेलवे, 2 कमिटीज़ हैं, उन कमिटीज़ के बारे में। उसमें से इंपॉर्टेंट है विवेक देबरॉय कमेटी। उसके बाद फिर ये नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल या पाम ऑयल, ये यूपीएससी का पीवाईक्यू है। देखिए यूपीएससी कैसे आपको सवाल पूछते हैं। ठीक है, इंडिया ने नॉर्थ ईस्टर्न और अंडमान के एरियाज में पाम ऑयल के प्रोडक्शन को एनहांस करने का डिसीजन लिया है। ठीक है, कोई स्कीम्स वगैरह लेकर आएंगे वो लोग। तो यूपीएससी ने पूछा है कि पाम ऑयल इज एंडेमिक टू साउथ ईस्ट एशिया ओनली। तो या फिर ओनली अगर नहीं भी डालता है, एंडेमिक का मतलब होता है कि सिर्फ पाम ऑयल वहीं, पाम ट्री जो है सिर्फ वहीं मिलती है साउथ ईस्ट एशिया में। अगर सिर्फ वहीं मिलती तो फिर इंडिया में लगाना पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, तो ऐसे यूपीएससी आपको ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है आजकल, जो यूपीएससी जो पीवाई के जिस तरीके के पूछ रहा है। उसके बाद आते हैं लाइफ स्टॉक सेक्टर ऑफ इंडिया। इंडिया काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है जब से खासतौर से ग्रीन रेवोल्यूशन हमारे पास आया है। हमने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है लाइफ स्टॉक में। उसके बाद हम आते हैं स्मार्ट मीटर्स पे। ठीक है, एक जनरल सा टॉपिक है। उसके बाद आते हैं सिक्योरिटी पे। उसमें फेशियल रिकग्निशन टेक्निक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना याद रखें कि चाइना में ये यूज़ की जाती है, स्टिल रेलेवेंट इन चाइना। उइगर मुस्लिम्स जो हैं उनको एफआरसी के थ्रू रिकग्नाइज किया जाता है अलग अलग जगहों पे। क्रिटिसाइज भी किया गया है चाइना को कि डिस्क्रिमिनेशन होती है उइगर मुस्लिम्स के साथ, बट
बट दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक ऑफ डिबेट। उसके बाद आते हैं वुमेन इन आर्म फोर्स। हाँ, अब इसमें याद रखें कि बबीता पुनिया केस जो है वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आई गेस द डिफेंस मिनिस्ट्री, ये केस है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट का एक लैंडमार्क जजमेंट भी आया है इस पर। सुप्रीम कोर्ट ने फिर रूल आउट किया था कि वुमन को नहीं देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि वुमन को परमानेंट कमीशन देना चाहिए। तो अब हम देखेंगे परमानेंट कमीशन क्या होता है। ठीक है, टेम्पररी कमीशन, परमानेंट कमीशन मिलिट्री से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है वो। उसके बाद इन्वायरमेंट पे आते हैं। आईपीसीसी की 6 रिपोर्ट आई है, उसका नाम याद रखें बस, AR6 बोलते हैं उसको। उसके बाद लैंड डिग्रेडेशन में एक बॉन्ड चैलेंज नाम का एक चैलेंज है। ठीक है, वो कौन लेकर आता है, क्या होता है, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। उसके बाद किगाली अमेंडमेंट के बारे में देखेंगे। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के ऊपर ये किगाली अमेंडमेंट आया था, ओजोन से रिलेटेड है, मॉन्ट्रियल और किगाली दोनों। ठीक है, उसके बाद हम आएंगे बायोमेडिकल वेस्ट में। इसकी ब्लू बुक आती है WHO की, जो कैटेगराइज करती है बायोमेडिकल वेस्ट को। बायोमेडिकल वेस्ट किसको बोलेंगे? दो टर्म है, बायो और मेडिकल। बायो यानी लिविंग थिंग, यानी ह्यूमन बींग्स जो मेडिकल ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट जो वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं उसको बायोमेडिकल वेस्ट बोलेंगे। उसके बाद आते हैं लेडेड पेट्रोल। हाँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेडेड पेट्रोल, क्योंकि अभी ग्लोबली ये फेज आउट हो चुका है। वन ऑफ द मोस्ट पोटेंट सोर्स ऑफ पोल्यूशन था ये पेट्रोल, एयर पोल्यूशन, अभी लेकिन एक्सटिंक्ट हो चुका है। आई थिंक कोई अफ्रीकन कंट्री है, उसके पास ये रिजर्व से लास्ट, वो भी अभी ख़त्म हो चुके हैं। ठीक है, अच्छा, पेट्रोल से क्यों मिलाते थे वो भी हम आगे देखेंगे। ठीक है, उसके बाद डैम सेफ्टी के बारे में आते हैं। हाँ, डैम सेफ्टी के बारे में हमने फिर देखेंगे तेरी डैम हमारा कौन सा डैम है, और एक कल्लानई डैम है जो कि बहुत ही पुराना है, ऑलमोस्ट 2000 ईयर्स ऐसे बोला जाता है, चोला पीरियड में बना था ये। उसके बाद अटलांटिक मेरिडोनियल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन क्या होता है वो भी हम थोड़ा सा देखेंगे। वैसे ज्योग्राफी में काफ़ी डिटेल है, यहाँ उतना स्कोप नहीं है उसका। ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ बेगिंग के बारे में देखेंगे। इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना आपने याद रखना है कि सुप्रीम कोर्ट ने बेगिंग को, जैसा गवर्नमेंट का ये एप्लीकेशन थी सुप्रीम कोर्ट की तरफ कि आप बेगिंग को लीगल कर दें, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने डिनाई किया है बेगिंग को लीगल बताने से। ठीक है, एल्डरली इन इंडिया के बारे में आते हैं। 8.6% जो है 2011 के हिसाब से, क्योंकि हाँ, अब उसमें फिर इंपॉर्टेंट हो जाता है कि डेमोग्राफिक डिविडेंड किसको बोलते हैं, वो कैसे रेलेवेंट होता है, कैसे इंपॉर्टेंट होता है, इंडिया का कब तक है डेमोग्राफिक डिविडेंड। उसके बाद आते हैं हम सुपर कंप्यूटर की तरफ, थोड़ा सा हम पढ़ेंगे कि क्यूबिट्स क्या होते हैं और बाइनरी सिस्टम क्या होता है, 0 and 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, साइंस एंड टेक में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है अभी। ठीक है, उसके बाद GM मॉडिफाइड क्रॉप्स आते हैं, उसके बारे में देख लेंगे। ब्रिंजल की कोई 2 वैरायटीज़ हैं, उनको रिसर्च के लिए परमिशन मिली है अभी, यूज़ के लिए नहीं। उसके बाद मालाबार या मोपला रेबिलियन, UPSC का PYQ है ये, और अभी तो क्योंकि न्यूज़ में है इसलिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। उसमें वेगन ट्रेजिडी नाम की एक न्यूज़ है। वेगन यानी वो जो रेलवे का जो बॉक्स होता है उसको वेगन कहा जाता है, और उसमें ये मोपला रेबेलियंस को लेकर जा रहे थे ब्रिटिशर्स, और उसमें रेबेलियंस इतने ज़्यादा थे और एयर का अंदर ट्रांसमिट भी नहीं हो रही थी, तो सफोकेशन की वजह से कई सारों की डेथ हो गई थी, तो उसको ट्रेजिडी बोला जाता है, वेगन ट्रेजिडी। उसके बाद आते हैं गवर्नमेंट स्कीम्स कौन सी है, समग्र शिक्षा स्कीम। ठीक है, अब बस आपको इतना याद रखना है कि कौन सी स्कीम से मिलकर बनती है वो। उसके बाद आते हैं उभरते सितारे फंड। ठीक है, टू हेल्प इमर्ज द स्टार्टअप। उभरते सितारे, जब समझ में आता है कि उभरते सितारे, UPSC में ऐसे क्वेश्चन आपको पर्पसफुली दिए जाते हैं ताकि आप चीज़ों को समझें ठीक से। समटाइम्स हम क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा फ्लो में पढ़ाने लग जाते हैं। अगेन आई वांट यू टू आस्क कि मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है स्टूडेंट्स? हेलो, ओके, यस सर, चलें, गुड। ठीक है, वैसे आप लोग माइक ऑन करके भी बोल सकते हैं। हाँ, उसके बाद हम आते हैं न्यूज़ इन शॉर्ट्स। ये हाँ, अब न्यूज़ इन शॉर्ट्स को हम डायरेक्टली ही देख लेंगे क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा आपको बड़े या वास्ट टॉपिक्स नहीं मिलते हैं। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे ये स्वेट इक्विटी है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर वगैरह,
तो हाँ, अब मैं एक काम करता हूँ, आई एम ट्राइंग टू डू समथिंग न्यू इन माई लेक्चर, क्योंकि मैं परमानेंट तो लेने वाला नहीं हूँ और ये मेरा पहला ही लेक्चर है। सो आई डोंट थिंक के काम करेगा या नहीं, बट जो भी है मुझको लगता है कि मैं जैसे आपको पढ़ाऊंगा वैसे आपको हेल्प ही होगी। इसके मैंने शॉर्ट नोट्स बना लिए हैं, वो देखते हैं। लोकेशन इन न्यूज़, आसाम वर्सेस मिजोरम का इशू चल रहा है, कच्छ डिस्ट्रिक्ट वाला। ठीक है, लुशाई हिल्स जो है उसी एरिया में आते हैं। और ये जो है, अगर इस पर डिस्प्यूट होता है तो ये सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है, मतलब एक्सक्लूसिवली आप सुप्रीम कोर्ट के पास जाना आपको पड़ेगा। उसके बाद आते हैं पर्सनालिटीज़ इन न्यूज़, रविंद्र अभयानिंद्रनाथ टैगोर। हाँ, अभयानिंद्रनाथ टैगोर कौन है? ये लोग बहुत ही एलीट फैमिली से आते हैं। इनकी फैमिली में और दो लोग इम्पोर्टेंट हैं। एक तो है रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने हमारा नेशनल एंथम लिखा है। और कोई बता सकता है इनकी फैमिली से और कौन सी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है? आई होप कि आप लोग अपना स्पीकर ऑफ करके बताएं। सर सत्येंद्र नाथ टैगोर आई गेस। वेरी गुड, सत्येंद्र नाथ टैगोर। ठीक है, सत्येंद्र नाथ टैगोर कौन है? हमारे इंडियन सिविल सर्विसेज में लगने वाले पहले ऑफिसर हैं जो इंडियन थे। ठीक है, वो इन्हीं के फैमिली से थे। तो ये काफ़ी इलीट फैमिली है, बंगाल में इनको काफ़ी माना भी जाता है। तो अवनींद्रनाथ टैगोर के दो तीन बड़े बड़े अचीवमेंट्स हैं। उनमें सबसे बड़ा तो ये है कि उन्होंने वो जो भारत माता की पेंटिंग है वो इन्होंने बनाई थी। और एक नया स्कूल ऑफ या स्टाइल ऑफ पेंटिंग भी इन्होंने डिस्कवर किया था, जो यूरोपियन और इंडियन पेंटिंग, मुगल पेंटिंग जो थी उसको मिला के ये लोग बनाते थे। और काफ़ी रिनोन माने जाते थे उस टाइम के पेंटर में से। और इनको वो ओरिएंटल आर्ट की कोई स्कॉलरशिप भी मिली थी, पहले इंडियन थे वो स्कॉलरशिप को रिसीव करने वाले। यहाँ पे फाउंडेड दिया है, उसको चेक कर लेते हैं कि फाउंडेड है या उनको उसकी स्कॉलरशिप मिली थी। हाँ, चलें तो लेट मी टेक यू टूवर्ड्स माय नोट्स। ठीक है, इसके मैं आपको पीडीएफ वगैरह बना के भेज दूंगा, छोटे से नोट्स हैं। हम 1 घंटे में पूरी की पूरी मैगजीन कवर करने को देखेंगे। ठीक है, मैं आपको न्यूज़ बता दूंगा, उसके बारे में शॉर्ट में यहाँ पे लिखा हुआ है, इसी को आपने रिवाइज करना है। ठीक है, अगर आपके पास टैब है तो इट्स ओके, अगर नहीं है तो इन नोट्स को लिख लें आप किसी पेपर पे। ठीक है। हाँ, सबसे पहली न्यूज़ थी कास्ट सेंसस के बारे में। तो ये बहुत टॉपिक ऑफ डिबेट है, डिस्कशन है, पार्लियामेंट में भी, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। ठीक है, तो क्यों मसला है ये? गवर्नमेंट नहीं चाहती है यूजुअली, इंडियन गवर्नमेंट जो है वो उसका पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि टॉपिक क्या है। 1931 में हुआ क्या था कि इंडिया जैसे कि बहुत ही डाइवर्स कंट्री है, रिलीजन्स के साथ साथ हमारे यहाँ पे रिलीजन्स के अंदर भी बहुत सारी सबकास्ट्स हैं। ठीक है, और उन सबकास्ट में भी डिफरेंट लेवल्स हैं। ठीक है, इवन अगर आप दलित की भी बात करें तो दलित्स में भी बहुत सारे लेवल्स आते हैं। वो लोग ऐसे मानते हैं, हालांकि होना तो बिल्कुल ऐसा नहीं चाहिए, मगर वो लोग ऐसे मानते हैं। कुछ बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए हैं, कुछ बहुत थोड़े से कम पिछड़े हुए हैं। तो कुछ गवर्नमेंट्स का ये मानना है, खासतौर से बिहार के या फिर कुछ साउथ इंडियन की गवर्नमेंट्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स, उनका ये मानना है कि इंडिया में सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस भी होना चाहिए। मतलब कास्ट, कौन से कास्ट के कितने लोग हैं, उसके हिसाब से फिर हमको रिजर्वेशन भी प्रोवाइड करने पड़ते हैं। ठीक है, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने ये बोला है कि ऑलरेडी हमारी सोसाइटी इतनी ज़्यादा डिवाइडेड है, हम नहीं चाहते कि इसको और डिवाइड करें। ठीक है, 1931 में ब्रिटिशर्स ने करवाया था कास्ट सेंसस, लेकिन फिर उसके बाद उसको बंद कर दिया गया, उसके बाद उसको कंटिन्यू नहीं किया गया। 1947 के बाद भी इंडियन गवर्नमेंट ने उसको कंटिन्यू नहीं किया। ठीक है, लेकिन अभी उसकी डिमांड आ रही है बहुत ज़्यादा। तो अगर वो करना पड़ा तो वो सेंसस करता कौन है, या फिर अगर करते भी हैं तो गवर्नमेंट उसका डाटा रिलीज नहीं करती है। सेंसस इन रूरल एरिया, क्योंकि आपकी कास्ट वगैरह डालना होती तो है, लेकिन गवर्नमेंट उसका डेटा नहीं देती है। आप जैसा आपने अगर कभी देखा होगा कि ये जो सेंसस वाले लोग हमारे घर पे आते हैं, तो वो लोग हमसे सारी चीज़ें पूछते हैं कि आपका रिलीजन क्या है, आपकी कास्ट क्या है, आपकी सब कास्ट क्या है। तो वो डेटा गवर्नमेंट के पास होता है, बट गवर्नमेंट डजन वांट एनी फर्दर डिवीजन इन द सोसाइटी। तो गवर्नमेंट अब्सटेन करती है वो डेटा देने से। लेकिन ये लोग मांग रहे हैं कि आप डेटा तो दें, रियलिटी छुपाने से कुछ नहीं होगा, हमको एक्सक्लूसिव लेवल पे सबको एक प्लेटफॉर्म पे लेकर आना है। तो सोशियो इकोनॉमिक का सेंसस करवाता कौन है? रूरल एरिया में ये करता है डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट। इन अर्बन एरिया इट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। एंड कास्ट सेंसस इन, और यूजुअली सारा का सारा जो कास्ट सेंसस होता है ये 3 डिपार्टमेंट मिलकर करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, रजिस्ट्रार नहीं है ये एक्चुअली, इट इज़ रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया।
ठीक है, जनरल ऑफ इंडिया, और तीसरा सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया। हाँ, उसके बाद आते हैं ये वाला टॉपिक, डिसीजन टू समन सेशन ऑफ पार्लियामेंट इज टेकन बाय वाला के में ये है कि पार्लियामेंट जो है अपनी एफिशिएंसी पर फंक्शन नहीं कर रही है। तो अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है कि कैबिनेट कमेटीज कौन सी हैं, कौन सी स्क्रूटनी कमेटीज हैं, कैसे कैसे काम करती है, तो उसको जाके थोड़ा सा रिवाइज कर लें आप। अब आपको समझ में आ चुका है कि पार्लियामेंट की फंक्शनिंग जो है डिबेट में है। ऐसे बोला जा रहा है कि बहुत सारे जो बिल्स हैं और लॉज हैं वो पार्लियामेंट में डिबेट और डिस्कशन के लिए नहीं दिए जा रहे हैं। तो अगर वो नहीं दिए जा रहे हैं तो फिर सवाल ये होता है कि किसको दिए जाने चाहिए वो। तो आप वो लक्ष्मीकांत से जाकर पढ़ लें उसको, ठीक है। तो यहाँ पे हम मैगजीन के हिसाब से जो हमारा डेटा निकल के सामने आया है वो ये है कि जो पार्लियामेंट के सेशंस होते हैं उसको समन कौन करता है, ठीक है। तो समन करता है कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स, ठीक है। और उसको फॉर्मलाइज्ड बाय प्रेसिडेंट का ये मतलब होता है कि प्रेसिडेंट बुलाता है, लेकिन प्रेसिडेंट ये करता है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स, ठीक है। अब ये कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स का हेड कौन होता है, कोई बता सकता है मुझको? Okay, no problem. This committee is usually headed by the Home Minister. ठीक है, let me get it if I'm wrong. उसके बाद आते हैं, उसके बाद 1980 में जस्टिस से रिलेटेड न्यूज़ है। 1980 में जस्टिस फातिमा बीबी जो थी वो इंडिया की पहली फीमेल जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट थी। अभी तक कोई भी सीजेआई फीमेल जज नहीं रही है इंडिया में। एस्टिमेटेड है कि 2027 तक आई गेस कोई फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगी, अभी जो रिसेंट एडमिशन्स हुए हैं उनमें से, ठीक है। तो आपने ये याद रखना है कि जस्टिस फातिमा बीबी, एक्चुअली ये न्यूज़ किस रिलेटेड है कि पिछले 9 अपॉइंटमेंट्स में से 4 जो थी फीमेल जजेस थी, वो ये हाईएस्ट है अब तक का। जस्टिस सीवी रमन्ना के अंडर में ये अपॉइंटमेंट्स हुई हैं और काफ़ी एस्टॉनिशिंग है ये बात कि 9 में से 4 जो है फीमेल जजेस है। यूजुअली इतना प्रोपोर्शन हमारे जुडिशरी में होता नहीं है फीमेल्स का। तो उसमें अब तक सिर्फ आपको डेटा ये याद रखना है कि जस्टिस फातिमा बीबी जो है वो पहली फीमेल जज है सुप्रीम कोर्ट की। उसके बाद आते हैं गैम्बलिंग। सिर्फ इतना याद रखें कि गैम्बलिंग इज अ स्टेट सब्जेक्ट। हाँ, मीन्स के लिए आपको याद रखना पड़ता है कि गैम्बलिंग के प्रोज एंड कॉन्स क्या है, ठीक है। वो कभी मैगजीन्स में वो से डायरेक्टली आप पढ़ लें। उसके बाद हम देखते हैं कि एक लोधा कमेटी नाम की है, हाँ गैम्बलिंग से रिलेटेड है वही। वो भी उसने ही बोला था, सजेस्ट किया था कि आप गैम्बलिंग को लीगलाइज कर दें। खासतौर से क्रिकेट पे जो गैम्बलिंग होती है आप उसको लीगलाइज कर दें, इंस्टीट्यूशनल वे में लें। और ये लीगलाइज है भी, जो टीम 11 पे टीम बनाओ और खेलो, ये दिस इज द नथिंग बट द लीगलाइज वे ऑफ गैम्बलिंग, ठीक है। तो गैम्बलिंग को लीगलाइज करने के लिए लोधा कमेटी ने बोला था। आपको क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि लोधा कमेटी जो है इट इज़ रिलेटेड टू द, ठीक है, स्पोर्ट्स या फिर आपको रेलवेज, ऐसे कुछ ऑप्शंस आएंगे। उसके बाद आते हैं 50th एनिवर्सरी ऑफ इंडो सोवियत ट्रीटी। हाँ, अब ये हुआ क्या था थोड़ा सा देख लेते हैं कि 1971 में इंडिया पाकिस्तान की एक वॉर हुई थी जिसमें अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान को सपोर्ट मिला था यूएस की तरफ से। यूएस उस टाइम का सुपर पावर था और यूएस ने काफ़ी एडवांस वेपनरीज और व्हीकल्स प्रोवाइड की थी पाकिस्तान को। बहुत काफ़ी स्विफ्ट टैंक्स और काफ़ी हाईली ऑटोमेटेड कुछ उनके एयरक्राफ्ट थे जो पाकिस्तान को मिले थे और इंडिया को उससे काफ़ी थ्रेट फील हो रहा था। तो ये चांस थे कि इंडिया और पाकिस्तान जो है वो काफ़ी बड़े स्केल पे वॉर करने के लिए आ जाएंगे, इंडियन ओशन में भी वॉर होगी वो। तो हुआ क्या था कि अमेरिका ने कुछ अपने न्यूक्लियर वॉरफेयर सबमरीन्स को इंडियन ओशन में डिप्लॉय किया था इन सपोर्ट ऑफ पाकिस्तान अरेबियन सी में। तो एट दैट टाइम रशिया ने इंटरवीन किया था और उन्होंने भी ऐसे डिक्लेयर किया था कि अगर यूएस इंटरवीन करता है तो हम भी इंटरवीन करेंगे फ्रॉम द साइड ऑफ इंडिया, ठीक है। तो उस टाइम पे ये मतलब इंडिया को सिक्योरिटी मिल गई थी कि अब लाइक ये वन ऑन वन फाइट होगी, ठीक है। अदरवाइज यूएस से टक्कर लेना 1971 में इट वाज अ क्वाइट बिग डील फॉर इंडिया। तो इवन अभी इट्स अ बिग डील, बट उस टाइम पे काफ़ी मतलब कोई सवाल ही नहीं था कि कुछ ऐसा पॉसिबल भी हो। लेकिन रशिया ने उस टाइम पे साथ दिया था तो वो बहुत ही लैंडमार्क ट्रीटी हो गई थी, इसलिए उसकी 50th एनिवर्सरी को भी बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है इंडिया में। उसके बाद आते हैं इंडिया श्रीलंका कॉन्फ्लिक्ट पे, ठीक है। इंडिया और श्रीलंका के बीच में वो है, आप उसको याद रखिए, पाक बे है, ठीक है। प्रॉब्लम यहाँ है कि कचातीबू जो आइलैंड है 1974 में श्रीलंका को दे दिया गया था,
लेकिन एक फेस्टिवल, लेकिन प्रॉब्लम ये है, अच्छा ये जो आइलैंड है इट इज़ अनइनहेबिटेड, वहाँ पे कोई रहता नहीं है। फिशरमैन जाते हैं समंदर में, फिशिंग वगैरह करते हैं और उसके बाद फिर अपने कुछ नेट्स को ड्राई करना है उनको, या फिर कुछ और सपोर्ट लेना है, या फिर कुछ देर के लिए रेस्ट करना है, तो उस आइलैंड पे जाते हैं। तो ट्रीटी के अकॉर्डिंगली वो आइलैंड जो है वो श्रीलंका के पोजीशन में रहेगा, लेकिन इंडियन जो फिशरमैन हैं उनको पूरी तरीके से परमिशन रहेगी कि उस आइलैंड पे जाएं, अपने नेट्स वगैरह को ड्राई करें या फिर रुके वहाँ पे। ठीक है। और होता क्या है कि इंडियन जो है, कुछ एक फेस्टिवल है लोकल, आई गेस तमिलनाडु वगैरह में, सेंट एंथनी फेस्टिवल नाम का, वहाँ पे उस आइलैंड पे जाते हैं लोकल इंडियंस। तो उस फेस्टिवल को लेके काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। तो आपको ये पूछा जा सकता है कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में कॉन्फ्लिक्ट, जैसा इंडिया और नेपाल के बीच में आपको पूछेगा कि वो काली रिवर जो है वो वाला डिस्प्यूट एरिया है। इंडिया चाइना के बीच में अगर आप पूछेंगे तो आपको वो जो लेक है, ठीक है, वो डीप सांग वाला जो एरिया है वो वाला सारा का सारा प्रॉब्लम उस एरिया में है, ऐसे पूछा जाएगा। उसके बाद हम आते हैं नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन। ये होता क्या है नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन? ये एक्चुअली ऐसा है कि इंडिया, देखें गवर्नमेंट क्या करती है, कभी कभी बहुत सारी बिल्डिंग्स वगैरह बनाती है और कभी कभी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनते हैं, लेकिन वो उस पर ठीक से काम नहीं हो पाता है, तो वो गवर्नमेंट के एसेट बन के ऐसे ही रह जाते हैं, वो बिल्कुल भी यूज़ में नहीं आते। जैसे या फिर एक और एग्जांपल दूं कि एक ज़माने में पोस्ट ऑफिस बहुत रेलेवेंट हुआ करते थे, क्योंकि सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स पोस्ट के थ्रू ही जाते थे, लेकिन अभी वो बिल्कुल रेलेवेंट नहीं हो चुके हैं। कुछ कुछ जगह पे पोस्ट ऑफिस ने अपने काम बंद कर दिए हैं, या फिर गवर्नमेंट का कोई बैंक था और लेकिन अभी वो उसका काम, जैसे आरआरबीज हैं, आरआरबीज 1988 के बाद आई गेस बने ही नहीं है, तो उनके बिल्डिंग्स जो हैं या फिर जो नॉन फंक्शनल हो चुके हैं वो बिल्डिंग्स गवर्नमेंट की बेकार पड़ी हुई हैं। बहुत इंडिया में बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग्स हैं। इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको ब्राउन फील्ड एसेट्स कहा जाता है। ठीक है। अब दो तरह के एसेट्स होते हैं, ब्राउन फील्ड एंड ग्रीन फील्ड। कोई मुझको बता सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्राउन फील्ड एंड ग्रीन फील्ड एसेट्स? किसी ने कहा है कि लेक्चर रिकॉर्ड नहीं हो रहा है। आई गेस रिकॉर्ड हो रहा है, मुझको तो यहाँ नजर आ रहा है रिकॉर्ड होता हुआ। People can see that whether lecture is recorded or not. यस सर, रिकॉर्ड हो रहा है। चले गुड। हाँ, तो सवाल ये है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्राउन फील्ड एंड ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स? ओके, कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। ओके, किसी ने दिया है आंसर, लेट्स सी। अच्छा, हो रहा है, थैंक यू शेख नसीम। हाँ, तो ब्राउन फील्ड और ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स में ये डिफरेंस होता है कि ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर जो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी बना के रखे हुए हैं बहुत सारे, ठीक है, और गवर्नमेंट क्या कर रही है, वो आपको दे रही है कि आप इसका या तो इस्तेमाल करें या तो इसको डिमोलिश करके कुछ नया इंफ्रास्ट्रक्चर बना ले। फॉर एग्जांपल, गवर्नमेंट की कोई पुरानी बिल्डिंग है, गवर्नमेंट ने उस बिल्डिंग पे कुछ काम करने का प्लान किया है, या फिर किसी प्राइवेट कंपनी को उस बिल्डिंग को दिया है काम करने के लिए, या फिर बेच दिया है, सेल कर दिया है उसको। ठीक है। तो ऐसा स्ट्रक्चर जिसपे ऑलरेडी कुछ स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्टेड है उसको हम बोलेंगे ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट। ठीक है। और ऐसा लैंड या ऐसे एसेट्स जो कि बिल्कुल ही प्लेन है, आपको बस उसके ऊपर कुछ बनाना है या आपको उसको डिमोलिशन में कोई खर्च नहीं आएगा, उसको हम बोलेंगे ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट। तो नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन में आप करते क्या है, ब्राउन फील्ड एसेट्स को, यानी जो ऑलरेडी आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुका है लेकिन आपके यूज में नहीं है, गवर्नमेंट उनको लिया तो लीज पे दे रही है कुछ सालों के लिए, या तो उनको फिर कुछ काम में लेकर आ रही है। ठीक है, इसको बोलते हैं कैपिटल साइकिलिंग। ठीक है, इसको एसेट मोनेटाइजेशन भी बोलते हैं। और गवर्नमेंट का प्लान है कि 4 साल में 6 लाख करोड़ इस पर खर्च किया जाए और उससे गवर्नमेंट को बहुत रेवेन्यू भी गेन होगा। ठीक है। उसके बाद आते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स के बारे में। बस याद रखें कि आरबीआई जो है फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स निकालता है, मतलब पब्लिश करता है। ठीक है। उसके बाद आते हैं नियो बैंक्स पे, या फिनटेक प्लेटफॉर्म्स भी बोलते हैं इनको। व्हाट आर द नियो बैंक्स? ये जी पे, फोन पे वगैरह जो होते हैं ना, इनको नियो बैंक्स बोलते हैं। ठीक है। इनकी खास बात ये होती है कि इनका सिर्फ और सिर्फ डिजिटल प्रेजेंस है, इनका कोई फिजिकल प्रेजेंस नहीं होता है। जी पे का कोई बैंक या कोई फिजिकल ऑफिस नहीं होता है, आपको बस उसको अपने बैंक से लिंक करना होता है और आप फिर ट्रांजेक्शन आराम से कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो चुके हैं कि अभी ज़्यादातर जो मिडिल क्लास ट्रांजैक्शंस जो होते हैं वो इन्हीं नियो बैंक से होने लगे हैं।
खास बात यह है कि गवर्नमेंट ने ऑनलाइन बैंकिंग को प्रमोट करने के लिए जो हमारे ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस है उस पर सारे के सारे टैक्सेशंस को ज़ीरो कर दिया है। ठीक है, तो हमारे नियो बैंक जो हैं उसमें हमको टैक्सेशन नहीं लगता है, लेकिन दूसरे कंट्रीज जो हैं, जैसा कि अगर आपको जीपे से अगर आपको पैसे ट्रांसफर करने हैं तो थोड़े से पैसे कटते हैं दूसरे कंट्रीज में। इंडिया के में फॉर्चुनेटली वो पैसे नहीं कटते हैं। कब तक ऐसे होगा बता नहीं जा सकते। अगर पेनिट्रेशन अच्छा हो जाए तो शायद गवर्नमेंट पैसे काटने भी लग जाए। ठीक है, उसके बाद आते हैं रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन। रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन का ये मतलब होता है कि इसकी थोड़ी सी लंबी स्टोरी है, मैं बताता हूँ आपको रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन में होता क्या है कि वोडाफोन का केस जो है इसमें बहुत कंट्रोवर्शियल चला है। ठीक है, एक ज़माने में वोडाफोन से पहले मोबाइल की जो कंपनी हुआ करती थी उसका नाम था हच। ठीक है, ठीक है, वोडाफोन नहीं, एक हच नाम की एक कंपनी हुआ करती थी। वो हचिनसन नाम की कोई कंपनी का पार्ट थी और ये थी कोई डच कंपनी थी। ठीक है, नीदरलैंड की कोई कंपनी थी। तो प्रॉब्लम ये हुआ कि ये कंपनी थोड़ी सी लॉस में जाने लगी, तो इसको एक ब्रिटिश कंपनी जिसका नाम था वोडाफोन ने परचेज कर लिया। कुछ बिलियंस में डील हुई थी ये। किसको? वोडाफोन हच को क्या कर लिया, वोडाफोन ने ओवरटेक कर लिया। इसलिए अगर किसी को याद होगा तो 2007-8 के अराउंड एक ऐड आता था कि हच बन गया है अभी वोडाफोन। ठीक है, तो वही हुआ था वोडाफोन का। गवर्नमेंट को इस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, लेकिन जब ये बिलियंस की डील हुई तब गवर्नमेंट की आंखें चमक गई। ठीक है, उन्होंने देखा कि इतनी बिलियंस की डील हो रही है और हमको तो टैक्स मिलना चाहिए इस पर। तो वोडाफोन का ये बोलना था कि भाई हमने अभी तो कुछ किया भी नहीं है। ठीक है, जब हम पैसे कमाएंगे तब हम हमको टैक्स देंगे। कैपिटल गेन टैक्स इसको बोला जाता है। कैपिटल गेन टैक्स यानी जब भी कोई फॉरेन कंपनी जो है इंडिया में कैपिटल एसेट खरीदती है, बेचती है, तो उस पर कुछ गवर्नमेंट टैक्स डायरेक्टली इंपोज करती है, उसको कैपिटल गेन टैक्स बोलते हैं। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि हमने कुछ कंपनी से कमाया नहीं है हद से, हद कुछ परेशानी में है, हम उसको खरीद रहे हैं, तो हम आपको टैक्स नहीं दे पाएंगे। तो गवर्नमेंट ने उसमें कुछ 10,000 करोड़ का कुछ टैक्स लगाया था, 10 kcr का। लेकिन फिर उन्होंने कुछ बॉम्बे हाई कोर्ट में अपील की थी और कोर्ट ने बोला था कि नहीं, आप उनको टैक्स नहीं लगा सकते हैं क्योंकि सोर्स ऑफ रेवेन्यू और ये जो डील्स हैं वो बाहर होंगे सब। तो इन्होंने फिर गवर्नमेंट को तो ये अच्छा नहीं लगता है। 2007-8 की बात है। फिर 2012 में इन्होंने क्या किया, क्योंकि देखो होता क्या है कि सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, सुप्रीम कोर्ट इंडिया में एक प्रोसीजर है कि हम सिर्फ प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ देखते हैं। ठीक है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ देखना इंडियन सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है। ठीक है, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ का क्या मतलब है कि अगर कोई लॉ है या फिर कोई काम है वो इंडियन लॉ के हिसाब से फॉलो हुआ है कि नहीं हुआ है, ये काम देखना इंडियन सुप्रीम कोर्ट का काम है। यो जैसा दो कंसेप्ट हैं, एक होता है लक्ष्मीकांत में भी दिया हुआ है ये, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, एंड दूसरा होता है प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। ठीक है, ये जो है ये इंडिया में रेलेवेंट है और ये जो है ये यूएस में रेलेवेंट है। इंडिया में हमारा सुप्रीम कोर्ट क्या देखता है कि भाई आपने प्रोसीजर फॉलो किया है क्या नहीं किया है, ऐसा कोई लॉ है क्या नहीं है। ऐसा कोई लॉ है तो ठीक है, वो आपने प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ है। और लेकिन यूएस में ऐसा है कि अगर आपने कोई लॉ बना भी दिया है तो सुप्रीम कोर्ट उसको स्ट्रक डाउन कर सकता है ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट विच डॉक्ट्रिन, उसको बोलते हैं ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। कि आपका लॉ भी जो है वो ड्यू प्रोसेस के थ्रू इनैक्टमेंट किया गया है क्या नहीं किया गया है। ठीक है, तो इंडियन कोर्ट का वो जजमेंट जो इरेलीवेंट हो जाता था। ठीक है, लेकिन फिर इंडिया को स्कोप है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। ये जो डॉक्ट्रिन आया था बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, इसके थ्रू हमको स्कोप है कि अगर कोई लॉ बहुत ही आर्बिट्ररी लिया गया है गवर्नमेंट के थ्रू तो सुप्रीम कोर्ट उसको स्ट्रक डाउन कर सकता है। तो अब प्रॉब्लम ये है कि हाँ, तो अब तक स्टोरी कहाँ तक आई थी कि कैपिटल गेन टैक्स गवर्नमेंट मांग रही थी, उसने फिर हाई कोर्ट में अपील किया। हाई कोर्ट ने बोला है कि आप आर्बिट्ररी मांग रहे हैं, आपने नहीं मांगना चाहिए। तो गवर्नमेंट ने फिर एक रेट्रोस्पेक्टिव लॉ लेकर आया और उसके अकॉर्डिंगली बोला है कि ट्रांजैक्शन 1972 के बाद कभी भी हो, हम कभी भी उस पर टैक्स लगा सकते हैं। ठीक है, मतलब अगर समझो टैक्स हो चुका है, इसका एग्जाम्पल ऐसा है कि फॉर एग्जाम्पल आपने कोई डिग्री की है।
ठीक है। अगर आप डिग्री करके अभी जॉब कर रहे हैं, 5 साल आपको जॉब करके हो चुके हैं, आपकी डिग्री में परसेंटेज आए थे 47%, आपको एक अच्छी सी जॉब मिल चुकी है, आप सब कुछ कर रहे हैं, अचानक से आपको कॉलेज वालों का फ़ोन आता है कि आपकी पासिंग रेट 35 से करके हमने 50% पे कर दिया है। रेट्रोस्पेक्टिव इसको बोलते हैं कि जो चीज़ ऑलरेडी हो चुकी है उसके लॉ बदल के उसको चेंज किया जाए। आर्टिकल 20 जो है हमारा एक्सपोज फैक्टो को इसको मना करता है। ठीक है, डबल जीओ पार्टी, एक्सपोज फैक्टो, ठीक है, सेल्फ इंक्रिमिनेशन आपने सुना होगा ना। ठीक है, यूजिंग ऑफ अनयूज इंफ्रास्ट्रक्चर, गुड। हाँ, ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट, ओके। हज को छोटा रिचार्ज कहा जाता था सर पहले, हाँ, हज का छोटा रिचार्ज आता था पहले, और फिर उसको ओवरटेक कर लिया था वोडाफोन ने। गुड, ठीक है। तो फिर गवर्नमेंट ने ये रेट्रोस्पेक्टिव लॉ लेकर आया, फिर वोडाफोन पे 24,000 करोड़ का कुछ फाइन लगा था। तो वोडाफोन तो देने की पोजीशन में नहीं था, कंपनी बंद होने की कगार पे आ गई थी। फिर सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में फिर से उसने बोला कि वोडाफोन को कोई भी इस तरह का टैक्स नहीं देना होगा, उल्टा गवर्नमेंट पे पेनल्टी लगाई 48 करोड़ की कि आप इतने वोडाफोन को पे करें। वोडाफोन जीत गया, लेकिन फिर गवर्नमेंट ने अभी उस लॉ को नए सिरे से, क्योंकि सबको समझ आ रहा था ना कि इंटरनेशनल क्रिटिसिज्म्स भी हो रहे थे। फिर इसका प्रॉब्लम ये होता है कि अगर आपके कंट्री में टैक्स की सर्टेनिटी नहीं है तो नए एफडीआई आते हैं। एग्जाम्पल, किसी कंट्री को इन्वेस्ट करना है इंडिया में, और वो देख रही है कि इंडियन गवर्नमेंट ऐसे करती है क्या, रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स लगा देती है। अगर आपकी कंपनी को ज़्यादा, हेलो, हेलो स्टूडेंट्स, एम आई क्लियर, एम आई ऑडिबल? यस सर। चले, गुड, ठीक है। अच्छा, ये थोड़ा सा डिफरेंट वे में आपको पढ़ा रहा हूँ मैं, तो आई जस्ट वांट टू टेक द ओपिनियन कि हम सही जा रहे हैं या मैगजीन से थ्रू ही जाना है। वन थिंग आई कैन अश्योर यू कि आप सिर्फ अगर वो मेरे नोट्स पढ़ लें बाद में, तो इट वुड बी मोर देन इनफ, इवन मोर देन मैगजीन। तो आप लोगों को समझ आ रहा है या फिर उसी तरीके से मैगजीन के थ्रू ही जाना है? यस, ठीक है सर, कोई गुड, इशू नहीं है, मैगजीन से बाहर कुछ है ही नहीं, सेम नोट्स है। हाँ, चलें, गुड, ठीक है। तो फिर उस रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स को अभी एबॉलिश कर दिया गया है, ठीक है। और उसके लिए कमेटी बैठी, पार्थ सारथी कमेटी नाम की। आप बस याद रखेंगे पार्थ सारथी कमेटी जो है, इट इज रिलेटेड टू द रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन। उसके बाद आते हैं प्राइवेट सेक्टर इन रेलवेज। गवर्नमेंट जो है वो सेल आउट कर रही है रेलवे। इंडियन रेलवे जो है काफ़ी एफिशिएंट नहीं है देखा जाए तो, क्योंकि अगर आप रेलवेज की हालत देखें तो इवन इफ पेइंग टिकट्स हमको जगह नहीं मिल पाती है, ना रिजर्वेशन मिल पाते हैं टाइम पे। जनरल अगर आप बोगीज में ट्रैवल करें फिर तो वहाँ पे ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है पीसफुली ट्रैवल करना। तो गवर्नमेंट सोच रही है कि उसको प्राइवेटाइज कर दिया जाए। अब गवर्नमेंट के अलग अलग कुछ पॉइंट ऑफ व्यू हैं, कुछ लोगों के है कि लोगों का मानना ये है कि रेलवे ने इंडिया को जोड़े रखा है। एक एस्टिमेट के मुताबिक कुछ इंडिया का 1 to 2% जो पॉपुलेशन है वो हमेशा ही रेलवे में होती है। मतलब इतनी ज़्यादा रेलवे की इंडिया में कनेक्टिविटी है, तो इसको हमेशा पब्लिक प्रॉपर्टी रखनी चाहिए, प्राइवेटाइजेशन करना मुनासिब नहीं है। लेकिन फिर इंडिया के सामने जापान का एग्जाम्पल भी है, जहाँ पे रेलवे को जब प्राइवेटाइज किया गया तो फिर वो बहुत ही ज़्यादा फ्लरिश हुआ है। ठीक है, तो अपने अपने अलग अलग आर्ग्यूमेंट्स हैं, लेकिन आप ये दो कमेटीज़ याद रखें। एक होती है विवेक देबरॉय कमेटी जिसने प्राइवेटाइजेशन को फेवर किया था, और एक अनिल काकड़े कमेटी है जो रेलवे सेफ्टी के बारे में बात करती है। ठीक है, अब आपको ये एक फैक्चुअल है इन्फॉर्मेशन कि हाई स्पीड रेल का प्रोजेक्ट बन रहा है मुंबई टू अहमदाबाद, और ये सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट अभी तक एक ही वे पे सैंक्शन हुआ है, वो है मुंबई टू अहमदाबाद वे पे। ठीक है, उसके बाद आते हैं नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल, ये पाम ऑयल है, और इस पे PYQ आ चुका है। आप 2021 का क्वेश्चन देखें तो पाम ऑयल पे क्वेश्चन आ चुका है, इसी के कंटेक्स्ट में पूछा गया है। अब इसका क्या है कि टू प्रमोट, हाँ, अब ये हुआ क्या है, आपको थोड़ा सा अगर आप न्यूज़पेपर अगर पढ़ते रहे ना तो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर आती हैं। तो हुआ क्या है कि इंडिया ने जब
थोड़ा सा इंडिया का स्टैंड अगेंस्ट द पाकिस्तान था ना, तो पॉलिटिकली ये लोग क्या करते हैं, एक दूसरे को स्टेटमेंट देते हैं। तो मलेशिया ने कुछ एंटी इंडिया बात की थी, मलेशिया के प्रेसिडेंट ने। तो इंडिया ने एज अ सैंक्शन मलेशिया के जो पाम, मलेशिया इज वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सपोर्टर्स ऑफ द पाम ऑयल। तो मलेशिया ने क्या किया था, पाम ऑयल पे रोक लगा दी थी, रोक नहीं, टैक्सेशन बढ़ा दिए थे इम्पोर्ट पे। ठीक है, तो और फिर इंडिया ने मतलब ये कोशिश की कि फिर डोमेस्टिक कल्टीवेशन पाम ऑयल का बढ़ाया जाए, क्योंकि हमारे पास फेवरेबल इन्वायरमेंट मिलता है नॉर्थ ईस्ट में और अंडमान निकोबार आइलैंड्स में खास तौर से पाम ऑयल का आराम से कल्टीवेशन किया जा सकता है। ठीक है, तो डोमेस्टिक कल्टीवेशन को प्रमोट करने के लिए इंडिया ने नेक्स्ट 5 ईयर के लिए कोशिश कर रहा है इंडिया। ठीक है, उसके बाद आते हैं लाइव स्टॉक सेंसस पे। 20th लाइव स्टॉक सेंसस हुआ है रिसेंटली, उसके अकॉर्डिंगली कुछ डेटा सामने आया है, बस आप ये याद रखें। इंडिया जो है लाइव स्टॉक में दुनिया में हमारे पास दुनिया का सबसे बड़ा लाइव स्टॉक है। ठीक है, लाइव स्टॉक में सारी चीज़ें आ गई, कैटल्स आ गए, गोड्स, सारे सारे जानवर आ गए। ठीक है, सेकेंड लार्जेस्ट हमारा पोल्ट्री मार्केट है दुनिया का, और सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फिश है हम। ठीक है, फर्स्ट पे चाइना आता है, सेकेंड पे हम आते हैं, ये दोनों में भी, पोल्ट्री में भी और फिश में भी। उसके बाद आते हैं राष्ट्रीय गोकुल मिशन। अब समझ में आता है जिनको थोड़ा सा हिंदी आती है, गोकुल के मानी होते हैं गाय के। ठीक है, तो राष्ट्रीय गोकुल मिशन में करना क्या है हमको, मतलब गवर्नमेंट करना क्या चाह रही है, गवर्नमेंट वांट्स टू डेवलप एंड कंजर्व द लोकल ब्रीड्स। ठीक है, या फिर प्योर ब्रीड्स भी बोला जा सकता है उसको। लोकल जो प्योर ब्रीड्स है ना, उनको कंजर्व करना चाहती है गवर्नमेंट, क्योंकि थोड़ी सी अब जैसा बोला जा सकता है कि बीजेपी इज इंक्लाइन टूवर्ड द राइट साइड, राइट विंग गवर्नमेंट भी जिसको बोला जा सकता है जाता है। तो ये लोग जो है सिर्फ जो मतलब गौ माता जो बोलते हैं, ये सिर्फ लोकल ब्रीड्स को बोलते हैं, जर्सी गाय को ये गौ माता नहीं मानते हैं। तो ऑफ कोर्स अब जर्सी गाय जो है वो ज़्यादा बेनिफिशियल है एज कम्पेयर टू द लोकल ब्रीड। बेनिफिशियल का मतलब है कि ज़्यादा प्रोडक्टिविटी है उसकी। तो कुछ एक्सपर्ट्स का एस्टिमेशन है कि लोकल ब्रीड्स खत्म हो जाएंगी कुछ दिनों में। तो फिर इन्होंने ये स्कीम लेकर आई राष्ट्रीय गोकुल मिशन के, प्रिजर्व किया जाए लोकल ब्रीड्स को। उसके बाद आते हैं ई पशु हाथ पोर्टल, एक्चुअली दिस इज पशु, ई पशु हाथ पोर्टल फॉर कनेक्टिंग ब्रीडर्स एंड फार्मर्स। ठीक है, ब्रीडर्स और फार्मर्स को कनेक्ट करने के लिए ई पशु हाथ पोर्टल्स लेकर आए थे ये लोग। उसके बाद आते हैं प्रीपेड स्मार्ट मीटर। प्रीपेड स्मार्ट मीटर क्या है, जैसे हमारे फ़ोन का चार्ज होता है, पहले से आप रिचार्ज करवा लें, उसके बाद फिर आपको जितना चाहें आप चला लें, तो वैसे ही स्मार्ट मीटर भी आएंगे जिसको आप प्रीपेड करवा सकेंगे। उससे इफेक्टिविटी ऑफ कोर्स बढ़ेगी। हमारे पास होता क्या है कि डिफ़ॉल्ट बहुत ज़्यादा हैं, डिफ़ॉल्टर्स। गाँव में अगर आप जाएँ तो 6-6 महीने, 1-1 साल, या कुछ कुछ किसानों ने 5-5 साल के लिए बिल्स पे नहीं किए होते हैं। तो गवर्नमेंट तो अर्बन एरिया में भी इस तरीके से होता है, तो गवर्नमेंट चाहती है कि इसमें टोटल रिफॉर्म्स लेकर आ जाए। ठीक है, तो इसमें आप क्या कर सकेंगे, आप ट्रेड भी कर पाएंगे एनर्जी को। ठीक है, अगर आपके पास सरप्लस है कुछ, आपको किसी को देना है, तो आप यू कैन ट्रांसफर द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन समवन्स अकाउंट। उसका ये बेनिफिट है, याद रखें। ठीक है, एबिलिटी टू ट्रैक, हाँ ये एक्चुअली ट्रैक है यहाँ पे, ट्रेड भी, लेकिन इसका एक फंक्शन है, आप याद रखें। आप ट्रेड भी कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, यूजुअली किसी मतलब वैसे तो रिचार्ज वगैरह भी करवा सकते हैं, लेकिन आपके पास सरप्लस अगर होता है तो आप यू कैन ट्रांसफर इट टू द बोर्ड टू वुमेन इन द आर्म फोर्स। उसके बाद आते हैं आर्म फोर्स में वुमेन को। हाँ, अब आर्म फोर्स का मसला क्या था कि अब तक जो है आर्म फोर्स में जो एडमिशन होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होता है टेम्पररी कमीशन और एक होता है परमानेंट कमीशन। ठीक है, टेम्पररी कमीशन जो है वो 10 साल का होता है, और उसके बाद 10 साल होने के बाद आपको चॉइस होती है कि आप परमानेंट कमीशन में जाना चाहते हैं क्या नहीं जाना चाहते हैं। जैसा कि आपने सुना होगा कि किसी के फादर या किसी के अंकल वगैरह मिलिट्री में थे, 14 साल बाद रिटायर हो गए, तो 10 साल बाद एक्चुअली रिटायर हो जाते हैं वो। उसके बाद उनको उनकी फिटनेस पे या बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से उनको परमानेंट कमीशन में जाने का मौका मिलता है। तो अब तक ऐसा रूल था कि परमानेंट कमीशन है लाइफ लॉन्ग, आप जब तक रिटायर नहीं हो जाते तब तक आप मिलिट्री में रहेंगे। तो परमिशन कमीशन में बहुत कम लोगों को लिया जाता है, परमानेंट कमीशन में टेम्पररी बहुत ज़्यादा लोग होते हैं। तो टेम्पररी में जिनकी फिटनेस आफ्टर 10 साल होती है फिर उनका वॉलंटरी होता है, अगर उनको लेना है तो ले लेंगे, फिर अगर आप सेलेक्ट नहीं होते तो 4 साल का एक्सटेंशन दे दिया जाता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप मिलिट्री में अगर आप टेम्पररी कमीशन में है तो आप 14 साल काम करेंगे, उसके बाद गवर्नमेंट आपको कंपनसेशन और दूसरी जॉब्स वगैरह देती है, लेकिन परमानेंट कमीशन में नहीं लेती है। तो फीमेल्स का इसी तरह का था कि फीमेल्स ज़्यादा से ज़्यादा इससे पहले तक सिर्फ 14 साल के लिए काम कर सकती थी, और 14 साल के बाद वो मिलिट्री के रैंक्स होते हैं, जैसे लेफ्टिनेंट होता है, उसके बाद
लेफ्टिनेंट, उसके बाद कैप्टन, उसके बाद मेजर, उसके बाद लेफ्टिनेंट कर्नल, उसके बाद कर्नल, उसके बाद ब्रिगेडियर। तो ऐसे कुछ रैंक्स होते हैं। तो ये कर्नल वाला जो रैंक है, फीमेल सिर्फ यहीं तक जाती थी, ये आधे मतलब इन बिटवीन रैंक आता है ये, क्योंकि 14 साल में आपका ज़्यादा प्रमोशन नहीं होता है, उसके बाद आपको छुट्टी मिल जाती थी। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि गवर्नमेंट जो है डॉक्ट्रिन ऑफ इनडायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन फॉलो कर रही है। सुप्रीम कोर्ट का बहुत अच्छा जजमेंट है इस पर, यू ऑल शुड फॉलो इट, स्पेशली द फीमेल कैंडिडेट्स। आपने इसको जाके देखना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि इनडायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है फीमेल्स के साथ, और बहुत सारी फीमेल जो मेल से ज़्यादा फिजिकली फिट हैं उनको प्रमोशन नहीं दिया जा रहा है। तो दिस इज़ नॉट राइट, ठीक है। वी आर गोइंग टूवर्ड्स द प्रोग्रेसिव इगैलिटेरियन सोसाइटी एंड दिस डजंट सूट अस। ये सुप्रीम कोर्ट के आर्ग्यूमेंट्स हैं। ऑफ कोर्स कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट का या फिर डिफेंस मिनिस्ट्री के भी कुछ आर्ग्यूमेंट्स हैं। उसमें ये बोला गया है कि वही ये जो केस है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस वर्सेस बबीता पुनिया केस, इसमें डिफेंस मिनिस्ट्री के आर्ग्यूमेंट्स ये हैं कि फीमेल जो हैं उनको हम फ्रंट लाइन पे कैसे भेज सकते हैं, अगर उनको अगर जैसे कि वो क्या नाम था उसका, जो हमारा फाइटर पायलट पकड़ा गया था, आनंद, क्या नाम था उसका, सॉरी आई एम फॉरगेटिंग हिज नेम। यस, अभिनंदन सर। गुड। अभिनंदन जो था उसकी तरह अगर किसी फीमेल को पकड़ लिया गया, अभिनंदन तो खैर ठीक है, उसको वापस कर दिया गया है, जैसा कुलभूषण जाधव है जो स्पाइंग करते हुए पकड़ा गया था, या फिर बॉर्डर पे अगर कोई फीमेल्स पकड़ी गई, हमारे बहुत सारे कैदी पाकिस्तान के पास अब भी हैं, तो उस तरह की अगर फीमेल्स पकड़ी जाती हैं तो फिर वो बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाएगा हमारे लिए, हमको अपनी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन प्रिजर्व करनी होती है। तो उन्होंने बोला कि ये जो है आर्ग्यूमेंट्स उतने साउंड नहीं है, आप परमानेंट कमीशन में बिल्कुल जगह दें वुमेंस को, ठीक है। उसके बाद आते हैं आईपीसीसी। आईपीसीसी का 6th असेसमेंट रिपोर्ट आया है, उसको AR6 बोलते हैं, याद रखें बस। वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और UNEP के थ्रू आया है, ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप याद रखें AR6 जो है आईपीसीसी का है। उसके बाद आते हैं द डिजर्टिफिकेशन एंड लैंड डिग्रेडेशन एटलस ऑफ इंडिया। ये कौन लेकर आता है? ये आता है स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। अब देखने से लगता है कि स्पेस एप्लीकेशन सेंटर और कोई दूसरा काम करेगा, लेकिन ऑफ कोर्स वो जो नीचे वाले सैटेलाइट्स होते हैं हमने देखे हैं, मीटियोरोलॉजिकल सैटेलाइट जो बोलते हैं, लो अर्थ ऑर्बिट में जो होते हैं, ठीक है, वो डिजर्टिफिकेशन वगैरह पे भी नज़र रखते हैं। द डिजर्टिफिकेशन एंड लैंड डिग्रेडेशन एटलस ऑफ इंडिया, ये लेकर आता है स्पेस एप्लीकेशन सेंटर जो बेस्ड है अहमदाबाद में, गुजरात। UNCCD तो सबको पता है, कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन के जो है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, उसमें एक बॉन्ड चैलेंज है। व्हाट इज दिस बॉन्ड चैलेंज? बॉन्ड चैलेंज जो है जर्मनी और IUCN का, देखिए दो अलग अलग चीज़ें हैं, बॉन्ड कन्वेंशन एक है और बॉन्ड चैलेंज एक है, दोनों में फ़र्क पता होना चाहिए। बॉन्ड चैलेंज क्या है कि बॉन्ड चैलेंज जर्मनी ने स्टार्ट किया था। उसने बोला था कि हम प्राइस देंगे, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा अच्छे एफर्ट लेगा डिजर्टिफिकेशन को या फिर लैंड जो डिग्रेडेड हुआ है उसको मैनेज करेगा अच्छे से, उसको बोला जाता है बॉन्ड चैलेंज, ठीक है। बॉन्ड कन्वेंशन जो है वो माइग्रेटरी स्पीशीज़ के लिए है, माइग्रेटरी स्पीशीज़ के लिए बॉन्ड कन्वेंशन है, इसी मैगजीन में इत्तेफाक से, उसको भी हम देखेंगे आगे, ठीक है। उसके बाद दो इंडेक्स हैं, रैंडमली दिए गए हैं, देख लें। इंटरनेशनल एनर्जी आउटलुक जो IMF का है, और इंटरनेशनल एनर्जी प्रॉस्पेक्ट वर्ल्ड बैंक लेकर आता है इसको, ठीक है। उसके बाद आते हैं रेड प्लस, या रेड और रेड प्लस प्लस क्या होता है देखें। इसका फुल फॉर्म तो होता है रिड्यूसिंग एमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन, इसका फुल फॉर्म एक्चुअली रेड ऐसे बोला जाता है। पहले रेड हुआ करता था ये, उसके बाद उसको रेड प्लस कर दिया गया है, ठीक है। रेड प्लस, इसका क्या मतलब होता है देखेंगे कि हुआ क्या है कि 18th सेंचुरी में जो 18 या 19th सेंचुरी में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन आया है, उसके जो डायरेक्ट बेनिफिट्स हुए हैं वो डेवलप कंट्रीज़ को ज़्यादा हुए हैं, और जो डेवलपिंग कंट्रीज़ लाइक इंडिया और अफ्रीकन नेशंस हैं या फिर हमारे साउथ ईस्ट एशियन नेशंस हैं, इनको ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन हुआ है और इसका इंडस्ट्रियलाइजेशन इनको फ़ायदा नहीं हुआ है, ठीक है। तो इनको एमिशन जब कम करने के लिए बोला जाएगा तो ये लोग डिफॉरेस्टेशन कम करने के लिए बोला जाएगा, तो अगर जब डिफॉरेस्टेशन कम किया जाएगा तो इंडस्ट्रियलाइजेशन में प्रॉब्लम होगी, इंडस्ट्री कहाँ सेटअप करोगे आप? तो फिर डेवलप कंट्रीज ने बोला कि नहीं नहीं आप ऐसे कम करो। तो फिर शुरू में तो ये लोग मान गए, लेकिन उन्होंने बोला कि ठीक है जब हम इंडस्ट्री बंद करेंगे हमारी, या फिर हम सेटअप नहीं करेंगे, तो इसका हमको फाइनेंशियली नुकसान होगा, इसका आप पे करोगे क्या? मैं बोला कि हम पे नहीं करेंगे। तो मैंने बोला कि ठीक है, फिर आपको बोलने का हक भी नहीं है। तो फिर एक कन्वेंशन आया रेड प्लस, इसको बोला जाता है। फिर इसमें क्या किया जाने लगा कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनको एमिशन कम करने के पैसे दिए जाने लगे,
क्योंकि एमिशन कम कैसे किया जाएगा, इंडस्ट्रीज को सेटअप नहीं किया जाएगा, नई इंडस्ट्रीज को जो पोल्यूट करेंगे। ठीक है, तो याद रखें रेड और रेड प्लस में जो मेन डिफरेंस है, इट इज ऑफ द फाइनेंशियल सपोर्ट। रेड प्लस में फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाता है, रेड में फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं दिया जा सकता है, इसलिए दैट वाज अ फेलियर। ठीक है, उसके बाद देखते हैं ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव। ठीक है, ये 2007 में अफ्रीकन यूनियन के थ्रू लिया गया था। ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव यानी क्या, अफ्रीका में जो ग्रीनरी है कुछ एरियाज में, उसको प्रिवेंट करने के लिए ये इनिशिएटिव लिया गया था। उसके बाद आते हैं किगाली अमेंडमेंट टू मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक है, अब ये न्यूज़ में क्यों है, किगाली अमेंडमेंट को हमारे पास रेटिफाई किया गया है, अप्रूव किया गया है। ठीक है, तो अब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है, किगाली क्या है, देखेंगे। सबसे पहले वियना कन्वेंशन आया था। ठीक है, तीनों में डिफरेंस देख लें आप। वियना कन्वेंशन में यहाँ दिया हुआ है, वियना कन्वेंशन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एंड किगाली अमेंडमेंट। वियना कन्वेंशन क्या है कि वियना कन्वेंशन में बोला गया है, ये तीनों जो है ओजोन के बारे में ही बात करते हैं, वियना, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एंड किगाली। ठीक है, वियना में जो है इट बैन्स एक्टिविटीज अगेंस्ट होती है। अब कोई भी एक्टिविटी होगी या वो इंडस्ट्री होगी या कोई, वो एक्टिविटीज को बैन करता है। ठीक है, वियना कन्वेंशन। उसके बाद आता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। वियना जो है वो नॉन बाइंडिंग था और कंट्री सुन नहीं रही थी, तो फिर उसके बाद बाइंडिंग ये प्रोटोकॉल लेकर आ गया, जिसमें क्या दिया गया था कि बैन्स केमिकल हार्मफुल फॉर 2O3। इन्होंने क्या किया, ज़्यादा ज़्यादा जो हाइड्रोक्लोरोकार्बन्स थे उनको बैन कर दिया गया। ठीक है, CFC जिनको बोला जाता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को। उसके बाद आ गया किगाली अमेंडमेंट। तो लेकिन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का एक फ्लॉ क्या था कि उसमें फ्लोरोकार्बन जो थे, खासतौर से फ्लोरीन बेस्ड प्रोडक्ट्स, कौन से यहाँ पे लिखता हूँ मैं, फ्लोरीन बेस्ड प्रोडक्ट जो थे उनको बैन नहीं किया गया था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में। और फ्लोरीन जो है, दो वो ओजोन को ज्यादा उतना हार्म नहीं करती, लेकिन बहुत ज्यादा ग्रीन हाउस गैस है। तो फिर किगाली अमेंडमेंट उसको भी रोकने के लिए लाया गया और बहुत हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को 80% तक रिड्यूस करने के लिए बोला गया। ये भी लीगली बाइंडिंग है। ठीक है, तो वियना जो एक्टिविटीज को बैन करता है, मॉन्ट्रियल जो केमिकल्स को बैन करता है, और किगाली अमेंडमेंट जो है वो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स को बैन करती है। ठीक है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स वेर नॉट बैन इन द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। उसके बाद आते हैं अगली वाली न्यूज़ पे, सिंगल यूज प्लास्टिक। सिंगल यूज प्लास्टिक किसको बोलते हैं, जैसे कि हम बिस्लरी वगैरह की बॉटल खरीदते हैं, जो पोर्टेबल वाटर होता है, उसकी जो बॉटल होती है वो सिंगल यूज प्लास्टिक होता है। तो आप लोग भी याद रखें, बहुत सारे लोग मैंने अक्सर देखा है कि वो जो पानी की बॉटल खरीदते हैं उसी में पानी भर के वापस से पीते हैं। ठीक है, पहले ज़माने में जब पता नहीं था, ठीक है, नाउ वी आर ऑल द UPSC एस्पिरेंट्स, तो वी शुड नो दैट सिंगल यूज प्लास्टिक्स आर सिंगल यूज प्लास्टिक ओनली, दे शुड नॉट बी यूज अगेन एंड अगेन। उनके प्लास्टिक जो हैं वो शट डाउन होते हैं, और वो प्लास्टिक जब आप उससे पानी बार बार पीते हैं तो वो आपके पेट में जाते हैं, एंड देन एंड दैट मे लीड टू कैंसर। नॉट ऑलवेज इट लीड्स टू कैंसर, बट इट मे लीड टू कैंसर। ठीक है, तो सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन करने के लिए गवर्नमेंट ने एफर्ट्स भी लिए हैं। जो हमारे पहले 3 आवर्स हुआ करते थे, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल, अब हम उसको रीजुविनेट भी ऐड किया है हमने उसमें 4 आवर्स में। रिड्यूस, रिजुविनेट, रीयूज एंड रिसाइकल, याद रखें। तो आपको ऐसा पूछा जा सकता है कि 4th आवर जो है वो कौन सा हुआ है, रिजुविनेट या फिर कुछ ऐसे कंफ्यूज करके यूपीएससी देता है। उसके बाद आते हैं सर्कुलर इकोनॉमी पे। व्हाट इज द सर्कुलर इकोनॉमी? सर्कुलर इकोनॉमी यानी चीज़ों का आपको बार बार इस्तेमाल करना है, जो चीज़ें रीयूज की जा सकती हैं विदाउट हार्मिंग द इन्वायरमेंट। ठीक है, सर्कुलर इकोनॉमी क्या है, मटेरियल कॉन्स्टेंटली फ्लो अराउंड, उसमें मटेरियल्स इधर से उधर घूमते रहते हैं, कभी भी हम वेस्ट नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल का अगर आपने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बना दिया है, जैसे कि कोलकाता में एक बहुत मशहूर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है कि जो भी पानी जाता है वो समंदर, बे ऑफ बंगाल में गिरने से पहले प्योरीफाई हो जाता है, या फिर अगर आप उसको बे ऑफ बंगाल में ना भी जाएं तो वापस से आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उससे फ़ायदा क्या होगा कि एक तो इकोनॉमी में एक इंफ्रास्ट्रक्चर ऐड हो जाएगा और प्योरीफिकेशन भी होता रहेगा। वैसे ही प्लास्टिक्स हैं, जो रीयूजेबल प्लास्टिक्स हैं, उसको रीयूज़ करने के लिए आप इंडस्ट्री सेट करते हो तो वो भी सारी सर्कुलर इकोनॉमी का पार्ट हो जाता है। तो ऐसी इकोनॉमी जिसमें चीज़ें दे मूव अराउंड, ठीक है, उसको हम बोलते हैं सर्कुलर इकोनॉमी। उसके बाद आते हैं ब्लू बुक। व्हाट इज दिस ब्लू बुक? दिस इज WHO हैंडबुक ऑन सेफ मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट फ्रॉम हेल्थ केयर एक्टिविटीज। ठीक है, उसके बाद आते हैं लेडेड पेट्रोल पे। हमने थोड़ा सा देखा था लेडेड पेट्रोल क्या आता है। लेडेड पेट्रोल के बजाय यूजुअली अब जो है ग्लाइकॉल यूज हो रहा है। ठीक है, हाँ, अल्जेरिया जो थी ये लास्ट कंट्री थी जिसने लेडेड पेट्रोल को यूज किया था। एक मिनट,
हाँ, तब लेडेड पेट्रोल होता क्या है कि पेट्रोल में क्या किया जाता था, लेड को ऐड किया जाता था। लेड की जगह TEL बोला जाता था, उसको टेट्राएथिल लेड होता है वो, और वो पेट्रोल की ऑक्टेन रेटिंग को बढ़ाता था। ऑक्टेन रेटिंग क्या होती है कि अगर किसी को इंजीनियरिंग वगैरह किसी ने किया होगा तो उनको पता होगा कि पेट्रोल जो है इंजन में कंबस्ट होता है, हाई प्रेशर पे एक छोटा सा स्पार्क किया जाता है पेट्रोल में, जिसकी वजह से वो एक्सपांड होता है, और एक्सपांड होने के बाद वो पिस्टन मूव करता है। ठीक है, जो इंजीनियरिंग है जिन्होंने किया होगा, थोड़ा सा मशीन के बारे में पता होगा, उनको पता रहता है। तो यूजुअली होता क्या है कि अगर ऑक्टेन रेटिंग कम हो ना तो गाड़ियाँ जलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, एवरेज भी ज़्यादा नहीं आता है। ठीक है, क्योंकि पेट्रोल बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो जाता है। लेकिन लेड ऐड करने के बाद वो पेट्रोल की स्टेबिलिटी बढ़ जाती थी। लेकिन वो लेड जो था वो बहुत ज़्यादा ही पोल्यूटिंग था। ठीक है, इसलिए उसको धीरे धीरे फेज आउट कर लिया गया है। मतलब अभी दुनिया से 100% खत्म हो चुका है, याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। अल्जीरिया जो कंट्री थी उसके पास लास्ट रिजर्व थे कुछ बचे हुए लेड पेट्रोल के, और वो भी अब खत्म हो चुके हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं डैम्स के बारे में। 3 डैम के नाम याद रखने हैं यहाँ पे इस मैगजीन के अकॉर्डिंगली। तेहरी डैम जो कि दुनिया का हाईएस्ट डैम है, उत्तराखंड में है, भगीरथी रिवर पे। ठीक है, उसके बाद हीराकुद डैम, ये लॉन्गेस्ट डैम है, उड़ीसा में है, महानदी पे। उसके बाद आता है कल्लानई डैम। कल्लानई डैम ये दुनिया का वन ऑफ द ओल्डेस्ट डैम्स में से है, तमिलनाडु में है, कावेरी रिवर। इसको बनाया चोलास ने, मैं लिख देता हूँ। उसके बाद आता है धर्म। धर्म क्या है? इट इज डैम हेल्थ एंड रिहेबिलिटेशन मॉनिटरिंग। तो ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो सारे दुनिया के डैम सेफ्टी को, इंडिया के डैम सेफ्टी का जो डेटा है वो प्रोवाइड करता है। उसके बाद आते हैं एमॉक। एमॉक क्या है? अटलांटिक मेरिडोनियल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन। ठीक है, एक्चुअली जो हमने ओशन करंट देखे हैं वो एक्चुअली स्लो डाउन हो रहे हैं, और शायद सर्कुलेशन कुछ रुक भी जाए, और अगर वैसा होता है तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो जाएगी। क्योंकि आपको पता है कि हमारे जो डेजर्ट्स या फिर फॉरेस्ट जो हैं उसमें ओशन करंट का बहुत बड़ा रोल होता है। कोई मुझको बता सकता है कि ओशन करंट्स और फॉर्मेशन ऑफ डेजर्ट्स का क्या रोल है? यस सर, अगर आपके पास ऐसे सब मैगजीन्स के नोट्स सर हो वहाँ कंपाइल करके ग्रुप जहाँ पर पे भेज दीजिए। कोल्ड करंट हाँ, रहता है, क्योंकि गुड गुड, वेरी उधर गुड। जहाँ बारिश पे, नहीं हो हाँ हाँ, पाती है कोल्ड करंट की वजह से। गुड। कोल्ड करंट की वजह से होता क्या है कि वहाँ पे वाटर इवेपोरेट नहीं हो पाता है। इवेपोरेट अगर नहीं हो पाता है तो फिर बारिश भी नहीं होगी। ठीक है, पानी ठंडा होता है ना, तो पानी ऊपर उठता ही नहीं है। इसीलिए जहाँ जहाँ पे भी कोल्ड करंट्स आते हैं दुनिया में, वहाँ वहाँ पे डेजर्ट्स हैं। ठीक है, देखें, इस तरह के नोट्स जो हैं वो मेरे पास नहीं है। मैं यूजुअली पेपर पे बनाया करता था, पहली बार मैंने आईपैड पे ट्राई किया है। तो मैंने आपको बता दिया, आप ऐसे बना लें, बहुत आसानी होती है इसमें। मेरे लिए, मुझको तो बहुत हेल्प किया है इन नोट्स ने। आप इस तरह के बनाएं। मैं जो बनाऊंगा अभी यहाँ से फ्यूचर में, वो मैं आपको भेज दिया करूँगा। ठीक है, ओशन करंट्स आर यूजुअली फाउंड एट द लेफ्ट साइड ऑफ द डेजर्ट। ओशन करंट बोलने के बजाय आप उसको बोलेंगे कि वो कोल्ड ओशन करंट्स होते हैं। ओशन करंट भी दो टाइप के होते हैं, वार्म एंड कोल्ड। ठीक है, तो कोल्ड जो है डेजर्ट्स बनाते हैं, वार्म ओशन करंट जो है वो फॉरेस्ट वगैरह या फिर मानसून लेकर आते हैं, बहुत ज़्यादा पानी लेकर आते हैं। हाँ सॉरी। हाँ, उसके बाद हम पढ़ते हैं, उसके बाद आते हैं टिपिंग पॉइंट। टिपिंग पॉइंट किसको बोलते हैं, याद रखें। टिपिंग पॉइंट क्या है कि दुनिया के कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे अगर आप छोटा सा भी चेंज लेकर आए ना तो वो बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक साइकिल ऑफ इवेंट्स को प्रोड्यूस करेंगे, और वहाँ का पूरा इकोसिस्टम या तो अल्टर हो जाएगा या तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो दुनिया में से 9 टिपिंग पॉइंट्स हैं। एग्जाम्पल आप बस याद रखें, अमेजोन रेन फॉरेस्ट, कोरल रीफ्स हैं, या फिर अंटार्कटिका वाले कुछ एरियाज हैं। ठीक है, उसको हम टिपिंग पॉइंट्स बोलते हैं। उसके बाद आते हैं सोशल इश्यूज हैं कुछ। सुप्रीम कोर्ट ने बैगिंग पे बैन लगाने को रिफ्यूज कर दिया है। सर बस इतना याद रखें, बैगिंग इज नॉट बैन इन इंडिया। उसके बाद आते हैं एल्डर इन इंडिया, जो है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन की एक रिपोर्ट है, याद रखें। उसके बाद आते हैं फोर्टिफिकेशन पे। व्हाट इज द फोर्टिफिकेशन? फोर्टिफिकेशन का क्या मतलब होता है? इट इज द डिलिबरेटली इंक्रीजिंग कंटेंट ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। हाँ, फोर्टिफिकेशन यानी जैसा कि हमारे पास कोई एग्जांपल दे सकता है, व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ फोर्टिफिकेशन इन इंडिया? यस, जेनेटिक इंजीनियरिंग करके हमने फोर्टिफिकेशन किया है। और सबसे सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल
गोल्डन राइस, गुड। उससे और कॉमन एग्जांपल कोई बता सकता है मुझको? बहुत ही ज्यादा कॉमन है वो। चले, हमारे खाने में सबसे ज्यादा क्या होता है कॉमन? अरे कॉटन, बीटी कॉटन से भी ज्यादा कॉमन हमारे खानों में होता है। और उसी वजह से गांधी जी ने उस चीज को चुना था प्रोटेस्ट के लिए। गुड, नमक। सॉल्ट में आयोडीन होता है हमारे, ठीक है। दैट इज नथिंग बट द फोर्टिफिकेशन। आयोडीन युक्त नमक। वो क्या रहा था कि इंडिया में जो हिली एरियाज हैं खास तौर से, या फिर इवन प्लेटो वाले जो एरियाज हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा फोर्टिफिकेशन की वजह से, सॉरी, आयोडीन डेफिशिएंसी की वजह से गोइटर हो रहा था लोगों को। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि सबसे ज़्यादा कॉमन चीज़ कौन सी है? नमक। सॉल्ट में क्या कर लिया, आयोडीन डाल के उसको कमर्शियलाइज करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो गोइटर का प्रॉब्लम ऑलमोस्ट सिरे से ही खत्म हो गया इंडिया में। बहुत कम अभी केसेस आपको गोइटर के देखने को मिलता है। अदरवाइज आज से 30-40 साल पहले बहुत कॉमन था गोइटर इंडिया में। उसके बाद आते हैं, हाँ, गोल्ड। उसके अदर एग्जांपल देखें तो आप गोल्डन राइस है, गोल्डन, या फिर और भी कुछ एग्जांपल्स हैं, नॉट रिकलेक्टिंग एट दिस मोमेंट बट आई टेल यू। उसके बाद आते हैं QSIM। क्या होता है? क्वांटम कंप्यूटर सिमुलेशन टूल किट, ठीक है। ये क्या है? इट इनेबल्स रिसर्चर्स एंड स्टूडेंट्स टू कैरी आउट रिसर्च। एक्चुअली हमारे पास सुपर कंप्यूटर आया नहीं है, लेकिन जब आ जाएगा तो उसके लिए जो ये QSIM जो प्रोजेक्ट है वो बहुत हेल्प करेगा स्टूडेंट रिसर्चर्स को उसको डिकोड करने के लिए, ठीक है। अब याद रखें कि सुपर कंप्यूटर और ये नॉर्मल कंप्यूटर जो है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। सुपर कंप्यूटर जो है, इसमें क्वांटम पार्टिकल्स होते हैं, जैसे प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। और ये जो यूजुअली हमारे जो कंप्यूटर काम करते हैं, ये बाइनरी कोड पे काम करते हैं, इसको बोलते हैं बाइनरी सिस्टम, ठीक है, जिसमें 0 और 1 होता है। तो अब क्वांटम, अगर किसी ने फिजिक्स पढ़ा होगा तो क्वांटम पार्टिकल की खास बात क्या होती है कि वो लोग रिफ्लेक्ट, रिफ्लैक्ट, सुपर इम्पोज वगैरह भी होते हैं। इसका इसका मैकेनिज्म जो है सुपर पोजिशन है, ठीक है। ये सुपर इम्पोजिशन भी बोलते हैं उसको। अगर इसको एक्सप्लेन करूं मैं तो, जैसा कि अगर आप एक कॉइन उछाल रहे हो तो आपका नॉर्मल कंप्यूटर जो है उसको कैसे एक्सप्लेन करेगा? या तो कॉइन का समझो, सपोज एक साइड 0 है, एक साइड 1 है, या तो 0 आएगा या तो 1 आएगा। तो ये आपका प्रोसेसिंग हो गया नॉर्मल कंप्यूटर का। लेकिन सुपर कंप्यूटर इसको कैसे करता है? जैसे ही आप कॉइन उछालते हो ना, तो उसका हर पोजीशन, इवन कॉइन अगर इंक्लाइन भी हो, मतलब कुछ 0 की तरफ हो, कुछ 1 की तरफ हो, हर उस पोजीशन का उसके पास एक सोल्यूशन होता है, या उसकी एक कोडिंग होती है। इसके पास सिर्फ 2 ही होते हैं ना, उसके पास बहुत सारे कोडिंग्स होते हैं, अनलिमिटेड। इसीलिए सुपर कंप्यूटर्स आर वेरी फास्ट, आर गोइंग टू बी वेरी फास्ट, ठीक है। उसके बाद आते हैं इंडिया विल इंपोर्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड सोया मील फॉर फर्स्ट टाइम एज अ लाइव स्टॉक फीड। हम इंडिया में जो है जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड पे अभी भी जो है खुल के आज़ादी नहीं है। सिर्फ अगर बीटी कॉटन को छोड़ दिया जाए तो हमारे पास फुल्ली जो है यूज़ करने की परमिशन नहीं है जेनेटिकली मॉडिफाइड। उसका एक अलग अपना आर्ग्यूमेंट्स भी है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड रिसर्च नहीं होते हैं, और वो एज एन इन्वेजिव स्पेशीज काम कर सकते हैं लोकल ब्रीड्स के लिए, ठीक है। तो इंडिया जो है इंपोर्ट करेगा जेनेटिकली मॉडिफाइड। स्टूडेंट्स, एम आई ऑडिबल टू यू? एक्चुअली यहाँ पे हवा चल रही है तो इज इट ओके टू सिट हियर? यस, चलो। तो तो ये थोड़ा सा मुझको आप आधा घंटा देते हैं, हम 5:30 तक इंशाल्लाह मैक्सिम निपटा लेंगे, एक ही बार में ख़त्म कर लेते हैं इसको, ठीक है। फिर बाद में आप इस नोट्स को पढ़ लें, दैट वुड बी इनफ, ठीक है, मोर देन इनफ, ठीक है। सोया मील हम इंपोर्ट करेंगे जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड है, ठीक है। फिर अब उसके बाद जेनेटिकली मॉडिफाइड DMH11, ठीक है। DMH11 क्या है? धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11 है। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के थ्रू है, इसको अप्रूवल मिला है, सॉरी, इसका अप्रूवल पेंडिंग पे, आज भी पेंडिंग पे है, ठीक है। एक मस्टर्ड की वैरायटी है DMH11, ठीक है। धारा मस्टर्ड हाइब्रिड बोला जाता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में बनाया था, इसको आज तक पेंडिंग रखा गया है। GIAC जो कि जेनेटिकली इंजीनियर्ड अप्रेजल कमेटी है, जेनेटिक इंजीनियर्ड अप्रेजल कमेटी। तो इसमें प्रॉब्लम ये है कि, सॉरी, यही कमेटी है GIAC जिसको बोला जाता है, ये सबको अप्रूवल देती है। और उसने अलाउ किया है अभी 2 वैरायटीज ऑफ बीटी ब्रिंजल को, जनक
ठीक है, रिसर्च ट्रायल के लिए, अब सिर्फ रिसर्च ट्रायल के लिए अलाउ किया है, यूजेज के लिए अलाउ नहीं किया गया है। जैसे DMH11 को यूजेज के लिए अभी अलाउ नहीं किया गया है। अब उसके दो प्रोटोकॉल हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग से रिलेटेड, एक होता है कार्टेजेना और दूसरा है नागोया। तो व्हाट इज द प्रोटोकॉल? इट इज ऑन द बायोसेफ्टी। ठीक है, बायोसेफ्टी यानी कि सपोज अगर कोई जेनेटिकली इंजीनियर्ड प्लांट है, उसको आप किसी इकोसिस्टम में अगर इनकॉर्पोरेट करना चाहते हैं, तो प्रॉब्लम ये आता है कि वो इन्वेजिव स्पीसीज बन सकता है। ठीक है, तो कार्टेजेना प्रोटोकॉल आपको इस तरह की स्पीसीज को इंट्रोड्यूस करने से रोकता है। ठीक है, वैसे ही नागोया प्रोटोकॉल भी है जो, हाँ, अब नागोया प्रोटोकॉल क्या है कि सपोज कोई जेनेटिकली इंजीनियर्ड प्लांट है, तो अब वो कुछ कंपनीज अगर उसको ऐसे यूज करें कि उसको अगर लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस तक उसके बेनिफिट्स नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो उसका रेमेडी जो है नागोया प्रोटोकॉल में, मतलब वो क्या करता है, एक्सेस, ऑल शुड हैव इक्विटेबल एक्सेस टू द जेनेटिक रिसोर्सेज। अगर आप किसी एरिया के कुछ प्लांट के जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक उठा रहे हैं और उससे बेनिफिट ले रहे हैं, तो आपको उस एरिया के लोगों को उस जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक का बेनिफिट देना पड़ेगा। एक्सेस टू जेनेटिक रिसोर्सेज, इट इज डन थ्रू नागोया प्रोटोकॉल। ठीक है, कार्टेजेना में क्या होता है, बायोसेफ्टी होती है। याद रखें, कार्टेजेना बायोसेफ्टी, नागोया एक्सेस टू जेनेटिक रिसोर्सेज, इक्विटेबल एक्सेस टू जेनेटिक रिसोर्सेज। ठीक है, दोनों भी लीगल बाइंडिंग है, कार्टेजेना भी और नागोया भी। और देख के समझ में भी आता है, अगर लीगली बाइंडिंग नहीं हो तो काम ही क्या, फर्क ही क्या पड़ जाएगा फिर। मतलब अगर सपोज आपको इन्वेजिव स्पीसीज लाके इंट्रोड्यूस कर रहे हैं किसी इकोसिस्टम में, और अगर आप उस पर बाइंडिंग एग्रीमेंट ना लगाएं, तो फिर आप तो ऐसे ही इंट्रोड्यूस कर दोगे। ठीक है, उसके बाद आते हैं मालाबार मोपला रेबिलियन। स्पेक्ट्रम में काफ़ी अच्छे से दिया गया है, यहाँ पे हम शॉर्ट में बस देख लेते हैं कि ये दोनों के नाम जो है, अली मुसलियार और दूसरा वरियम कन्नत कुन हामिद हाजी, ये जो है, इनका नाम डिक्शनरी ऑफ मार्टायर्स ऑफ इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल जो है, इसमें से निकाल दिया गया है। ठीक है, एंड दिस इज नॉट अ गुड साइन, क्योंकि इनको अब तक जो है हिस्ट्री बुक्स में एज अ फ्रीडम फाइटर्स कंसीडर किया जाता था, मोपला रेबिलियंस को। लेकिन अभी अचानक से बिकॉज ऑफ द न्यू गवर्नमेंट उनका नाम उस बुक में से निकाल दिया गया है। और ये जो बुक है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में आती है, ये जो डिक्शनरी है, और निकालने का काम किसने किया है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने। तो अब उस क्यों निकाला है, क्या निकाला है, वो उनका तर्क ये है कि वो कम्युनल एक रिबेलियन थी। लेकिन जो भी है, प्रॉब्लम ये है कि उसको निकालना चाहिए था या नहीं चाहिए था, इससे बड़ा है कि यूपीएससी पूछेगा कि नहीं पूछेगा। तो उसमें वैगन ट्रेजेडी आप याद रखें, क्योंकि मोपला अगर यूपीएससी का PYQ है, तो अब आपको डायरेक्टली पूछता है कि वैगन ट्रेजेडी इज रिलेटेड टू, तो वैगन ट्रेजेडी इज रिलेटेड टू द मालाबार या मोपिला रेबेलियन। उसके बाद आते हैं उभरते सितारे फाउंडेशन फंड। व्हाट इज उभरते सितारे फंड? अल्टरनेट इन्वेस्ट फंड है, ये इन्वेस्टमेंट फंड फ्यूचर चैंपियंस के लिए। फ्यूचर चैंपियंस यानी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड स्टार्टअप्स। गवर्नमेंट कभी भी स्टार्टअप्स को प्रमोट करती है जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड होते हैं, क्योंकि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड स्टार्टअप जो है आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट को सरप्लस में लेके जाते हैं, जो कि हमारा बिल्कुल भी नेगेटिव में चल रहा है। ठीक है, तो गवर्नमेंट बहुत सारे स्टेप्स ले रही है इनको प्रमोट करने के लिए। उसके बाद आते हैं, हमने अभी रिसेंटली 127 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लेकर आया है, जो अमेंड करेगा 122 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को। ठीक है, 122 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में हुआ क्या था, SEBC को या EWS जो आया था ना, वो इसी बिल के थ्रू आया था। ठीक है, SEBC को इंट्रोड्यूस किया गया था एक क्लास को। तो उसमें ऐसे था कि सिर्फ प्रेसिडेंट आइडेंटिफाई करेगा, लेकिन अभी ये जो अमेंडमेंट है, ये स्टेट को एम्पावर करता है टू आइडेंटिफाई द बैकवर्ड क्लासेस। जैसा कि महाराष्ट्र में प्रॉब्लम हुआ था कि महाराष्ट्र में एक साल मराठास को SEBC के थ्रू रिजर्वेशन मिला था, लेकिन फिर ये जो लीगली जो लिमिट है उसको एक्सपांड कर रही है, तो आप इनका रिजर्वेशन रोक दे मराठास का। तो फिर गवर्नमेंट ने अभी एक बिल लेकर आई है कि स्टेट किसी को रिजर्वेशन दे सकती है। उसके बाद आते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे। इलेक्टोरल बॉन्ड बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल इशू है, यूपीएससी यूजुअली ऐसे क्वेश्चंस को अवॉइड करता है, लेकिन फिर भी मेंस में चाहे ऐसे क्वेश्चन में भी पूछे जाए, आप याद रखें, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि व्हाट आर द इलेक्टोरल बॉन्ड्स। इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो 1000, 10,000, 1 लाख, मैं आपको बेसिक बता देता हूँ। उम्मीद है कि आपको मोस्टली आप लोगों को पता होगा, जिनको नहीं पता उनको बता देता हूँ कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स क्या होते हैं। कि गवर्नमेंट को इससे पहले तक क्या था कि कोई भी कंपनी जो है गवर्नमेंट को अगर फंडिंग करती है तो उसको ओपनली फंड करना होता था, और कोई भी कंपनी अपने गवर्नमेंट के अपने रेवेन्यू का 3% से ज़्यादा गवर्नमेंट को फंड नहीं कर सकती थी, कोई भी कंपनी।
क्योंकि होता क्या था कि गवर्नमेंट फिर क्या करती थी कि सपोज कोई पॉलिटिकल नेता है, वो किसी अपने पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए कोई कंपनी बना रहा है, उसका सारा का सारा रेवेन्यू पॉलिटिकल पार्टी के बेनिफिट की तरफ लेके जा रहा है तो वो इलीगल था। लेकिन अभी इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू क्या हो गया है कि गवर्नमेंट ने बोला है कि आप छुप के पैसे दे दो, किसने कितने दिए हैं, कहाँ दिए हैं, किसी को नहीं पूछा जाएगा। तो वो बॉन्ड जो है 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, इवन 1 करोड़ के भी मल्टीपल में होते हैं। और सिर्फ एसबीआई के पास ये पावर है कि वो उसको इशू करे। एसबीआई इज द सोल अथॉरिटी टू इशू दैट इलेक्टोरल बॉन्ड्स। ठीक है। हाँ, लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि इलेक्टोरल बॉन्ड हर किसी को नहीं दिया जा सकता। ऐसा नहीं कि आप कल को एक पार्टी बना लें और आप इलेक्टोरल बॉन्ड ले लें। हाँ, तो उतना तो थोड़ा सा उन्होंने प्रोविजन रखा है। उन्होंने ये बोला है कि भाई पार्टी जो है इट शुड बी रजिस्टर्ड अंडर आरपीए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951, एंड पार्टी शुड गेन 1% ऑफ द वोट्स, 1% ऑफ द नेशनल वोट्स। मतलब इंडिया में जितनी भी वोटिंग होती है ना, उस पार्टी को कम से कम 1% तो भी वोट मिलने चाहिए, अदरवाइज आप उसको इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू फंडिंग नहीं कर सकते उसकी। ठीक है। अगर वो पार्टी रजिस्टर्ड नहीं है और उसके नाम पे इलेक्टोरल बॉन्ड आता है और 15 दिन में 15 डेज के अंदर अंदर वो पार्टी जो है रिक्लेम नहीं करती है इलेक्टोरल बॉन्ड को, या फिर फेल टू एनकेज इट, तो उस केस में क्या होता है, वो पीएम रिलीफ फंड में पैसा चला जाएगा उसका, एसबीआई उधर डिपॉजिट कर देता है। ठीक है। हाँ, अब ये थोड़ा सा मैरिटल रेप का है। तो मैरिटल रेप का इंडिया का अभी तक जजमेंट पेंडिंग है अभी, और इशू में चल भी रहा है वो। तो मैरिटल रेप का अब तक स्टेटमेंट ये था कि इंडिया में ऐसा है कि विदाउट, इंडिया में क्या ऑल ओवर द वर्ल्ड है कि विदाउट कंसेंट, कंसेंट अगर आप किसी के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप में आते हो देन इट वुड बी कंसिडर्ड एज रेप। लेकिन अगर आप 15 साल से बड़े हो और किसी के साथ आप मैरिटल रिलेशनशिप में हो, तो इवन विदाउट अ कंसेंट यू कैन बी इन अ सेक्सुअल रिलेशनशिप। तो इसको बहुत क्रिटिसाइज किया जाता है इंडिया में कि मैरिटल रेप इंडिया में लीगलाइज है। बहुत सारी कंट्रीज में मैरिटल रेप को भी इलीगल बना दिया गया है, इंडिया में लेकिन ये आज भी लीगल है। ठीक है। तो रेप का एक एक्सेप्शन है सेक्शन 375 आईपीसी का, जो कि बोलता है कि अगर इफ द वाइफ इज ग्रेटर देन 15 ईयर्स ऑफ एज देन हस्बैंड कैन गो फॉर द अनकंसेंचुअल रिलेशनशिप। ठीक है। उसके बाद आते हैं एसडीआर की तरफ। एसडीआर क्या होता है? स्पेशल ड्राइंग राइट्स। ये आप इतना याद रखना है कि ये आईएमएफ के होते हैं। ठीक है। इट इज नीदर अ करेंसी नॉर अ क्लेम ऑन आईएमएफ। होता है क्या कि एसडीआर क्या होता है कि आप एक कोटा अपना दे देते हो और मेंबर कंट्रीज जो है एक दूसरे की मदद करती हैं। आईएमएफ खुद कभी भी मदद नहीं करता है, याद रखें। मेंबर कंट्रीज एक दूसरे की मदद करती हैं। आप किसी को अपना हिस्सा मांगो, कंट्रीज आपको लोन वगैरह दे देती हैं। उसके बाद आते हैं पेमेंट बैंक्स। पेमेंट बैंक्स क्या होते हैं? इकोनॉमी के नोट्स में बहुत अच्छे से दिया हुआ है, इसलिए मैंने डिटेल से नोट कवर नहीं किया इसमें। पेमेंट बैंक का कमेटी आता है कि नचिकेत मोर कमेटी। पेमेंट बैंक की खास बात यह है कि ये लोग लोन नहीं दे सकते और एडवांस भी नहीं दे सकते। अब लोन नहीं दे सकते तो क्रेडिट कार्ड भी नहीं देंगे। ठीक है। पेमेंट बैंक जो है 1 लाख तक का डिपॉजिट ले सकते हैं। और एक और खास बात इनकी कि यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कि इनमें जो है 75% लेंडिंग जो है पीएसएल को जाती है। पीएसएल कोई बता सकता है व्हाट इज द पीएसएल? प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग्स। गुड। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग बोला जाता है उसको। मतलब जैसा कि आपका हॉस्पिटल्स हो गए, स्कूल्स हो गए, ठीक है, एंटरप्रेन्योर हो गए या कोई स्टार्टअप्स हो गए। इंडिया में स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योर को भी अभी पीएसएल में डाला गया है। ठीक है। तो 17 के पेमेंट बैंक्स को मैंडेटरी किया गया है कि आप 75% जो आपके लोन्स या फिर आपके जो 1 मिनट, ये लोग लोन नहीं दे सकते। आई एम सॉरी, इट वॉज अ मिस्टेक। पेमेंट बैंक जो है लोन वगैरह नहीं दे सकते हैं। तो ये सवाल ही नहीं पैदा होता कि पीएसएल को देंगे। वो आरआरबीज वगैरह का है। आई वॉज लिटिल कंफ्यूज्ड। उसके बाद आते हैं, आई एम सॉरी, इतनी चीज़ें आप उसके बारे में याद रखें। उसके बाद डीआईसीजीसी के बारे में आते हैं। व्हाट इज द डीआईसीजीसी? इट इज अ डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। मतलब होता क्या है कि इंडिया में बहुत सारे कुछ दिनों पहले स्कैम्स हुए हैं। जैसे कि पंजाब नेशनल बैंक वाला जो मेहुल चौकसी जो पैसे लेकर भाग गया था इंडिया से उसकी वजह से इतना बड़ा नुकसान हुआ कि बैंक कोलैप्स हो गया। और बैंक कोलैप्स होने से जितने सारे लोगों के डिपॉजिट्स थे वो सारे के सारे वेस्ट हो गए। हालांकि गवर्नमेंट ने बोला है कि 5 लाख तक के हम आपको रिफंड कर देंगे, लेकिन अगर सपोज किसी के 25 लाख बैंक पे जमा है
तो वो रिफंड नहीं होंगे, सिर्फ आपको 5 लाख तक का अमाउंट वापस मिलेगा। तो ये DICGC जो है ये इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है अगर आपने किसी बैंक में डिपॉजिट किया है तो, ठीक है। तो आपको उसको अवेल करना पड़ेगा, देयर आर डिफरेंट वेज, बट आप याद रखेंगे जो है इंश्योरेंस अथॉरिटी है, और किस किस पे, फिक्स डिपॉजिट या करंट अकाउंट्स पे या फिर रिकरिंग अकाउंट्स जो है, या फिर डिपॉजिट ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट भी जो हम इंडियन गवर्नमेंट के पास रखती है, उसी पे भी ये इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है, ठीक है। उसके बाद ई श्रम पोर्टल, ठीक है। ई श्रम पोर्टल याद रखें किससे रिलेटेड है, इट इज नेशनल डेटाबेस फॉर अनऑर्गेनाइज वर्कर्स, ठीक है। अनऑर्गेनाइज वर्कर में क्या डिफरेंस है, अनऑर्गेनाइज वर्कर की सैलरी रिसीट जो है वो ठीक से नहीं मिलती हैं, उनको कैश हाथ में मिल जाता है, उनको पेंशन वगैरह के बेनिफिट्स नहीं होते हैं, या उनका PF नहीं कटता है, ठीक है, इंश्योरेंस नहीं मिलता है, जॉब सिक्योरिटी नहीं होती है, ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर होता है। उसके बाद होता है स्वेट इक्विटी। स्वेट इक्विटी किसको बोलते हैं कि इक्विटी यानी कि कोई भी कंपनी का जो हिस्सा होता है ना उसको इक्विटी बोला जाता है, ठीक है। तो यूजुअली ऐसा है कि कंपनी किसी को भी शेयर्स फ्री में नहीं बांटती है। एक मिनट अज़ान हो रही है। रिसीव करते हैं तो जल्द उसको ख़त्म करते हैं। हाँ, तो कंपनी कभी भी अपने शेयर्स फ्री में नहीं बांटती, वो लोगों को पैसे में देती है। लेकिन कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो खासतौर से परमानेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं, बहुत दिनों से कंपनी के लिए काम करते हैं, तो कुछ सेलेक्टेड एम्प्लॉयज़ को कंपनी के शेयर्स डिस्काउंट रेट में दिए जाते हैं, ठीक है। शेयर इशूड बाय अ कंपनी टू इट्स एम्प्लॉयज़ फॉर नॉन कैश कंसिडरेशन, उनको पैसे के बिना दिए जाते हैं वो, अगर आप एम्प्लॉयज़ हो तो उसको बोलते हैं स्वेट इक्विटी, याद रखें, ठीक है। उसके बाद आते हैं व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी। व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी पिछले एक 1.5 साल से न्यूज़ में है कंटिन्यूसली। इसमें करना क्या है कि डी रजिस्ट्रेशन ऑफ व्हीकल होगा इफ़ अगर फिटनेस सर्टिफिकेट ना लिया जाए तो। ये याद रखें, फिटनेस सर्टिफिकेट ले लें तो आप कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, लेकिन अगर आप सर्टिफिकेट नहीं लेते हैं तो उसमें प्रॉब्लम क्या होगा कि अगर आपकी कोई कमर्शियल व्हीकल है, यानी कि ये जो आपकी बसेस वगैरह चलती हैं, तो उनको 15 साल के बाद स्क्रैप कर दिया जाएगा। यहाँ लिखा हुआ है 15 साल के बाद उनको स्क्रैप कर दिया जाएगा। आपकी प्राइवेट व्हीकल है जो आपकी कार वगैरह है, उसको 20 साल के बाद अगर आप उसको फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं निकालते हैं तो स्क्रैप कर दिया जाएगा। और जितनी भी गवर्नमेंट, उनको चेक किया जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट की तो अपना खुद ही चेक करना होता है उसको, और 15 साल बाद उनको उनकी फिटनेस के हिसाब से स्क्रैप करना है नहीं करना है डिसाइड किया जाएगा, ठीक है। याद रखें कमर्शियल 15 ईयर्स, प्राइवेट 20 ईयर्स एंड ऑल गवर्नमेंट व्हीकल जो है उनको 15 साल के बाद मे और मे नॉट बी इफ फिटनेस सर्टिफिकेट इज नॉट देयर। उसके बाद आते हैं नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट इसको हेड करता है, मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट। और टाइगर जो है उसका स्टेटस याद रखें, सबको ही होता है वैसे, इंडेंजर्ड है। हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर जो है कर्नाटका में मिलते हैं, और MP में जो है हाईएस्ट, सॉरी, हाईएस्ट नंबर ऑफ एलिफेंट जो है कर्नाटका में है, और हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर जो है मध्य प्रदेश में मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं बॉन कन्वेंशन पे। व्हाट इज द बॉन कन्वेंशन? हमने ऊपर पढ़ा था बॉन चैलेंज जो कि जर्मनी ने दिया था
लैंड डिग्रेडेशन को प्रिवेंट करने के लिए। व्हाट इज द बॉर्न कन्वेंशन? बॉर्न कन्वेंशन इज अबाउट माइग्रेटरी स्पीशीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, ठीक है, जो माइग्रेट करते हैं, स्पेशली द बर्ड्स। बर्ड्स बहुत ज़्यादा माइग्रेट करते हैं, लेकिन उसमें बहुत सारे दूसरे भी हैं उनके बारे में, जैसे कि अफ्रीकन कंट्रीज़ में कुछ होते हैं कि जो सवाना से जंगल में ट्रैवल करते हैं। उसके बाद आते हैं सोन चिरैया। सोन चिरैया क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर की स्कीम है, ठीक है। ये क्या है? मार्केटिंग ऑफ अर्बन एसएचजी प्रोडक्ट्स, ठीक है। एसएचजी यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। विलेज एरियाज में बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है, लेकिन अर्बन एरियाज में भी आजकल जो स्लम एरियाज है वहाँ पे एसएचजीज बहुत ज़्यादा काम करती हैं, तो उनके जो बनाए हुए प्रोडक्ट्स हैं उनकी मार्केटिंग जो है गवर्नमेंट सोन चिरैया प्रोजेक्ट के थ्रू करती है। याद रखें, मार्केटिंग ऑफ अर्बन एसएचजीज प्रोडक्ट्स हैं ये, ठीक है। लिख देता हूँ, ठीक है। हाँ, अब याद रखें, यूजुअली हमारे सुनने में आता है निफ्टी। तो निफ्टी क्या होता है, सेंसेक्स क्या होता है? इंडिया का जो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एक है और एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है। होना क्या चाहिए कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बहुत बड़ा होना चाहिए, लेकिन एज द बॉम्बे इज फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बहुत ज़्यादा ह्यूज है, माइटी है एज कम्पेयर टू द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इसीलिए इंडिया में ज़्यादा हम सेंसेक्स के बारे में पढ़ते हैं कि सेंसेक्स में उछाल है, सेंसेक्स में गिरावट है, या शेयर मार्केट की जो इक्वल वैल्यूज होती है उसमें ज़्यादा ये रीट और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, इकोनॉमी में भी उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन याद रखें कि ये जो दो टर्म्स हैं आर ई आई टीज एंड इनविट्स जो है, इनको इंक्लूड कर दिया गया है निफ्टी में, बीएसई जैसा, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। क्या लिखता हूँ, यहाँ लिखता हूँ, इस पेन से लिखते हैं, और ये होता है, क्या लिख देता हूँ, नेशनल, ठीक है। तो ये जो जैसे बीएसई का सेंसेक्स होता है, एनएसई का निफ्टी होता है, ठीक है। उसके बाद मालाबार एक्सरसाइज, याद रखिए मालाबार है केरला में, ठीक है, लेकिन हम मलेशिया वगैरह से नहीं करते हैं। मालाबार जो है इंडिया, यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होने वाली एक्सरसाइज है, मिलिट्री एक्सरसाइज। उसके बाद एक्सरसाइज कनकन, कोनकन, सॉरी, दिस इज कोनकन, ठीक है। ये किसके बीच में होती है? इंडिया और यूके के बीच में। इट इज अ नेवल एक्सरसाइज। ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स कौन लेकर आता है? कॉमनवेल्थ सेक्रेटेरिएट लंदन में है। बीसीजी वैक्सीन, याद रखें, बीसीजी वैक्सीन इज अगेंस्ट द टीबी, इट इज द ओनली वैक्सीन अगेंस्ट द टीबी। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इंडिया में टीबी का हाईएस्ट बर्डन ऑफ द वर्ल्ड है, दुनिया में जितने भी टीबी के पेशेंट है को मिलता है। बीसीजी का फुल फॉर्म बैसिलस कैलमेटिक यूरिन, टफ नाम है, इंटरनेट पे सर्च कर लें। उसके बाद आते हैं इंडिगाउ। इंडिगाउ क्या है? व्हाट इज दिस इंडिगाउ? इंडियाज फर्स्ट कैटल जीनोमिक चिप फॉर कंजर्वेशन ऑफ प्योर वैरायटीज। हाँ, ये उसी तरह का है, वो पशु रक्षा जो पोर्टल बनाया था, इंडिगाउ उसी तरह के प्योर ब्रीड्स को जो है, प्योर वैरायटीज जो है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। जैसा कि साहिवाल आपको हरियाणा साइड मिलती है, ठीक है। कानकरेज ये कुछ राजस्थान साइड है। गिर, गिर ऑफ कोर्स ये पीवाईक्यू भी है, गिर फॉरेस्ट, गिर का जो को मिलेगा वो गुजरात में मिलेगा। उसके बाद मोथे, सॉरी, हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। गवर्नमेंट ने परसों कुछ दिनों पहले फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट लेकर आई थी, एफसीआरए, और उसमें बहुत सारे एनजीओ को उन्होंने बैन कर दिया था। उसमें से एमनेस्टी इंटरनेशनल भी है और एक मिशनरी ऑफ चैरिटी भी है, जो कि मदर टेरेसा ने स्टार्ट की थी। मदर टेरेसा के बारे में देख लें कि मदर टेरेसा का क्या क्या रोल रहा है, कहाँ से, मैकेडोनिया से आई थी इंडिया में, कब आई थी, ठीक है। बहुत बड़ा रोल है उनका इंडिया में सोशल वर्किंग में। उसके बाद आते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। इनकी खास बात यह है कि इंडिया की पहली सत्याग्रही है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में इन्होंने गांधी जी का साथ दिया था। उसके बाद आते हैं श्री नारायण गुरु। नारायण गुरु का एक बहुत फेमस है, ओरू ओ ओरू धर्मा, ओरू, ऐसे कुछ उसको बोलते हैं मलयालम में। इसमें बोलते हैं वन गॉड, वन कास्ट एंड वन रिलीजन, ठीक है। श्री नारायण गुरु का है, अभी बहुत इंपॉर्टेंट हो चुके हैं ये, क्योंकि नारायण गुरु को, हालांकि ये है केरला से, लेकिन श्रीलंका में भी माना जाता है, और श्रीलंका से बहुत सारे लोग अभी केरला में ये फेस्टिवल, नारायण गुरु का फेस्टिवल मनाने के लिए श्रीलंका से आए, तो इंपॉर्टेंट हो चुके हैं श्री नारायण गुरु बहुत ज़्यादा। उसके बाद अभानिंद्रनाथ टैगोर, इनके बारे में हमने देखा, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स एसोसिएटेड है। भारत माता पेंटिंग, भारत माता पेंटिंग को डिटेल में देख लें आप, ठीक है। उनके हाथ में एक क्लोथ है, शिव है, शिव ऑफ कॉर्न है,
एक हाथ में शंख है, क्या क्या 4 चीज़ें उनके हाथ में, वो आपने देख लेना, एनसीईआरटी में डायग्राम दी हुई है भारत माता की। उसके बाद आते हैं खुदीराम बोस। खुदीराम बोस क्या है, इन्होंने किंग्स फोर्ट को मारने के लिए ट्राई किया था। ठीक है, तो दीज आर ऑल अबाउट ऑफ द अगस्त 2021 मैगजीन। सर ये वाली पीडीएफ डाल, हाँ ठीक है, डाल दी जाएगी, डोंट वरी। हाँ तो मुझको आप ये बताएं, ठीक लगा है? 1 मिनट में अभी डाल देता हूँ ग्रुप पे। आप समझे नहीं, ये मैगजीन ही है, बस उसको नोट्स के फॉर्मेट में लिखा हुआ है। ग्रुप पे डाल दी गई है, उसको चेक कर लो। तो आप मुझको ये बताएं कि अगली जो मैगजीन ली जाएगी वो क्या मैगजीन में से ली जाए या इस तरह के नोट्स में से लिए जाए? मेरे पास 2-3 मैगजीन्स की जिम्मेदारी दी गई है, तो मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ। यस? सर ये आपके नोट्स से ही अच्छा रहेगा। चले, गुड। किसी और को ऑब्जेक्शन है इन नोट्स पे? ठीक है, चले, गुड। तो सेशन कंक्लूड करते हैं। और इस नोट्स की खास बात यह है कि हमारा देखें कि 1.5 घंटा आई गेस हमने पूरा मैगजीन ख़त्म कर दिया। और जब आपका रिवीजन करेंगे तो शायद तो फिर तो आपको 10-15 मिनट से ऊपर नहीं लगेंगे। 10 मिनट में ये मैगजीन रिवाइज हो जाती है सारी की सारी। ठीक है, चले, ऑल द बेस्ट। एनी डाउट्स रिगार्डिंग? सर हाँ हेलो। बोले। ये सर हाँ सर जी बोले। ये सर टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है सर रिवीजन करने का। टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है। यस सर, अ, शायरी के बाद लेके आप एक बैठता हूँ, काम नींद लग करें, जाती है सर फिर। तो रात में जल्दी सोया करें। जी सर। देखें, नींद तो आपको पूरी लेनी है। रमज़ान में आप बहुत ज़्यादा, अगर आप रोज़े रखते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट आप नहीं लें। ठीक है, आप जी सर। कोशिश करें, आपको नींद पूरी लेनी है। अगर आप नींद पूरी लेंगे तो आपकी पढ़ाई भी होगी। आप अगर ये भी सोचेंगे मैं रोज़े भी रखूँगा, बहुत ज़्यादा पढ़ाई भी करूँगा, तो ऐसे नहीं। आप नींद अपनी जगह पे पूरी लें। जैसे कि आपने अगर ईशा से पहले आपने खाना खा लेना है, ईशा से पहले, और उसके बाद फिर आपने अगर नींद पूरी सी ले ली तो फिर आपको सहर के बाद नींद नहीं आएगी। जी ठीक सर। है, कोशिश करें कि आप, हाँ, 3-4 बजे तक निपटा लें। उसके बाद 4 बजे के बाद तो वैसे भी पढ़ाई होती नहीं है, इसीलिए मैंने 4 बजे के बाद ही लेक्चर रखा है कि 4 बजे तक ड्रेन हो जी जाते हैं। ठीक है, तो वैसे काम करें कि 4 बजे तक आप निपटा लें, उसके बाद रात में जल्दी सो जाएं। उसके बाद फिर कोशिश करें कि रात की अगर आप नींद पूरी लें तो शहर के बाद से 12, 1, 2, 3, 4 बजे तक मैक्सिमम आपकी पढ़ाई होगी। इतनी ही एक्सपेक्ट करें, इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट भी ना करें। जी सर। ठीक है, चले, जी लेट शुक्रिया अस सर। कंक्लूड द लेक्चर। यस सर। चले, अल्लाह हाफ़िज़।